Hello guys, how are you? I hope that you are very well. So guys, let's start. त्रिभुज पर आधारित प्रमेय। त्रिभुज पर आधारित प्रमेय आपको इस वीडियो में हम 1 से 10 तक बताएंगे। पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय आपको कराए देते हैं, 1 से 10 तक प्रमेय का संक्षिप्त परिचय, और उसके बाद फिर हम विस्तार में आपको बताएंगे। तो सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। त्रिभुज पर आधारित प्रमेय। चूंकि स्रोत दिया गया है, चूंकि स्रोत और दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? चूंकि का मतलब चूंकि जो हमें मालूम होता है, स्रोत जहाँ से क्रिएट होता है, दिया गया है, गिवन दैट। ओके, तो ये प्रमेय का नाम है, नेम ऑफ थ्योरम प्रमेय का नाम है। जैसे कि अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE कॉमन है, ओके, और DE जो रेखाखंड है वो BC के समांतर खींची गई है। यहाँ पे देख रहे हो ABC में दो त्रिभुज हैं, ADE और ABC, कहने बोले ABC ADE, यही लिखे हुए हैं यहाँ पे, ABC ADE में से रेखाखंड आप देख रहे हो DE रेखाखंड है और ये BC भुजा है त्रिभुज की। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड DE इस प्रकार रेखा BC के समांतर रेखाखंड DE खींची गई है, जो भुजा AC और भुजा AB व AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेदित करती है। ऐसा आपकी प्रमेय है, ठीक है। तो उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया, चूंकि आपको ये बता दिया गया कि जो भुजा BC के समांतर एक रेखाखंड BD खींची गई है, रेखाखंड BD खींची गई है किसके? भुजा BC के समांतर, ठीक है। ये चीज़ बता दिया गया, अर्थात आपको ज्ञात है। और आपको ज्ञात भी हो जाए तो इस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय नंबर 6.1 के अनुसार आप क्या करेंगे कि तुरंत आप ये समानुपात लिख सकते हैं। इसलिए आप लिखा गया, इसलिए दैट्स वाई, इसलिए सिद्ध करना है, टू प्रूव, ओके, प्रयोग करने का मतलब यूज करना है आपको। तो इस बात को इस तरह से यूज कर सकते हो, इस बात को DE समांतर है BC के, इस बात को आप इस तरह से यूज कर सकते हो या दिखा सकते हो, ठीक है। तो सिद्ध कर सकते हो। आगे हम दिखाएंगे भी ये इसके बराबर ये होता है कि नहीं होता है, होता है तो कैसे होता है, और अगर हो भी जाता है तो अब हम आज से इसको ऐसे ही तुरंत क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर समांतर दिया है तो इसका मतलब समांतर देखें तो समानुपात बोल दें प्रमेय नंबर 6.1 से। तो बोल दो भैया, DE समांतर BC है, तो आप क्या बोलोगे? BC है तो हाँ, तो ये D तो कैसे बोलते हैं? D और B और फिर उसके बाद BC ऐसे कर देते हैं। और ये दो बल्ब वाला E प्रकार का CC प्रकार का समानुपात है, ठीक है। समानुपात हमने 3 प्रकार के बताए हैं, QQ प्रकार, CC प्रकार और E प्रकार के, ठीक है। उसका भी एक भाग हम बीच में लगाए हुए हैं, इन सारांश के बाद आपको मिल जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक। त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन है आपको चुटकी में हल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हम बल्ब भी रखेंगे, जैसे यहाँ पे बल्ब A है तो यहाँ पे A और यहाँ पे A, तो हो जाएगा AD BD बराबर AE EC, ओके। और ये हमारा CC प्रकार का समानुपात है। तो ये थी अभी आपकी प्रमेय नंबर 6.1 के अनुसार आप क्या करेंगे? अगर समांतर दिया है तो समांतर देखें तो समानुपात बोलें, ये आपने सीखा। अब प्रमेय नंबर 6.2 के आधार पर आप क्या करेंगे? समांतर अगर क्वेश्चन में देखें तो समानुपात अगर देखें तो समांतर बोलें। लेकिन समानुपात हमारे 3 प्रकार के होते हैं, CC प्रकार, E प्रकार और QQ प्रकार के, ठीक है। तो इससे हम पहचानेंगे, हमने जैसे वहाँ पे बताया था कि CC प्रकार में नीचे वाले समांतर होता है, EE प्रकार वाला E वाला समांतर होता है, और CC प्रकार वाला E वाला समांतर होता है, और EE प्रकार वाला में आगे वाला समांतर होता है। तो आगे आप ज़रूर जाके इसको देखिएगा ये बात को समझने के लिए। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका समानुपात दिया हुआ है, तो समानुपात दिया है तो हम समांतर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कैसा है आपको
तो ये भी सी प्रकार का है। तो सी प्रकार वाले में हम ई वाला समांतर देखते हैं। ई वाला बोले तो डी ई समांतर है बी सी के। ओके, तो ये हो गया ई वाला समांतर। तो आप ये इस समानुपात से समांतर में बहुत ही आराम से पहुंच जाते हैं इस मेथड से। तो ठीक है, तो दो और हैं, उनको भी आप समझ लीजिएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम इसे बोलते हैं, या 6.2 से। ठीक है, समानुपात देखें तो समांतर बोले 6.2 से। तो समांतर वाले में आपको यहाँ पे ये समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, दिया नहीं है। सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रचना करते हैं ना, ई और यहाँ पे डैश ई डैश, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रमेय नंबर 6.3 में। प्रमेय नंबर 6.3 में क्या देखें तो क्या बोले, तो सुनिए, जब आप ए देखें, ए देखें, संगत कोण बराबर समान हो, ए देखें तो ए कसौटी से आप एस बोले, एस बोले। समझ में बात, मतलब भुजाएं परस्पर समानुपातिक बोले, भुजाएं परस्पर समानुपातिक बोले। ये होता है प्रमेय नंबर 6.3। इसमें कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC और त्रिभुज PQR में कोण PQR संगत होते हैं, परस्पर एक दूसरे के संगत होते हैं। तो सिद्ध करिए कि इसकी भुजाएं भी समानुपातिक होती होंगी। तो ये होता है प्रमेय नंबर 6.3। तो क्या देखें, क्या बोलें, आप एंगल देखें तो एस बोलें प्रमेय नंबर 6.3 से। प्रमेय नंबर 6.4 में क्या देखें तो क्या बोलें, तो आप देखिएगा त्रिभुज ABC PQR, ठीक है, दो त्रिभुज हैं। तो प्रमेय नंबर 6.4 में ABC PQR, सपोज दैट दिस इज ABC, दिस इज PQR। ओके, तो दे आर, इनकी भुजाएं सब परस्पर समानुपातिक हैं। जैसे AB BC CA, तो PQ QR RP, यहाँ पे PQ QR RP कैसी हैं, भुजाएं समानुपातिक हैं 6.4 में। तो SSS कसौटी से हम कह सकते हैं, SSS कसौटी से कह सकते हैं कि इसके एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि कोण A बराबर होंगे कोण P के, कोण B बराबर होंगे कोण Q के, कोण C बराबर होंगे कोण R के। यही चीज़ यहाँ पे लिखना है। या फिर हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप होंगे भाई, किसके, SSS कसौटी से, क्योंकि हमें समानुपात दिया हुआ है, भुजाओं का समानुपात दिया हुआ है, दो त्रिभुजों के परस्पर भुजाओं का समानुपात दिया हुआ है, इसलिए SSS कसौटी से त्रिभुज ABC PQR समरूप होंगे, या त्रिभुज ABC के कोण क्रमशः PQR के कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। ओके, तो क्या देखें, क्या बोलें, समानुपातिक SSS देखें तो ए बोले, मतलब समरूप बोले, समरूप त्रिभुज समरूप बोले। ठीक है, SSS देखें तो प्रमेय नंबर 6.4 के अंतर्गत समरूप बोले, परस्पर दोनों त्रिभुज समरूप बोले, या ए बोले। ठीक, अब आइए प्रमेय नंबर 6.5। 6.5 कुल 10 प्रमेय हम बताएंगे, तो ये 5 आपके कवर कर रहे हैं हम। 5वीं प्रमेय 6.5, इसमें त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है, इसी तरह आपका ABC और PQR दो त्रिभुज रहेंगे, और इसमें आपको ये AB और AC, ठीक है, AB PQ, और इधर ये क्या हो गया, BC और QR, दो संलग्न भुजाओं का अनुपात आपको दिया जाएगा। यहाँ पे कोण B कोण Q के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे AB BC दिया है, PQ QR दिया है, देखो ना, AB BC और PQ QR दिया हुआ है। तो इनमें देख रहे हो आप कि B बराबर B, Q बराबर Q, तो कोण B बराबर कोण Q ऐसा दिख रहा है। यहाँ भी दिख रहा है कोण B बराबर कोण Q। तो ये होता है प्रमेय नंबर 6.5 में, कि जब SAS, ठीक है, इसको कहते हैं SAS, मतलब साइड एंगल, साइड ये आपका साइड है, और ये B क्या है, एंगल है, और फिर ये साइड शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी साइड है और ये आपका एंगल है, फिर साइड शुरू हो जाती है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
तो कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 6.5 से SAS देखें तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप बोले या संगत कोण बराबर बोले, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R बोले, तो 4 और 5 में जो भी बोले वो समान है, दोनों में समान है बोलने के लिए, लेकिन कसौटी इसमें SSS है, इसमें SAS कसौटी है। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.4 में SSS कसौटी है और 6.5 में SAS कसौटी है। ठीक है, ये हुई 1 से 5 तक की प्रमेय। अब हम बात करेंगे 5 से 10 की प्रमेय। अभी हमने बात की है 1 से लेकर 5 तक की प्रमेय। अब हम बात करेंगे 6 से 10 तक के बीच की प्रमेय। ठीक है, तो 6.6 से पहले हम आपको बता दें कि 6.1 में समांतर है देखें तो समानुपात बोले, 6.2 में समानुपात देखें तो समांतर बोलें, 6.3 में संगत कोण परस्पर समान देखें तो संगत भुजाएं परस्पर समानुपातिक बोलें। इसी प्रकार 6.4 में संगत भुजाएं समानुपातिक देखें तो संगत कोण समानुपातिक बोलें, परस्पर समरूप त्रिभुज बोलें। 6.5 में समानुपात एंगल समानुपात देखें, मतलब कि समानुपात और एंगल संलग्न कोण बराबर देखें तो दोनों त्रिभुज समरूप बोलें, परस्पर दोनों त्रिभुज समरूप बोलें या संगत परस्पर संगत कोण बराबर बोलें, परस्पर संगत कोण बराबर बराबर बोले। अब आते हैं 6.6 में त्रिभुज ABC PQR समरूप हो तो और भी क्या क्या बोल सकते हैं। समरूप देखें तो एरिया ABC एरिया PQR का अनुपात बोलें, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, QR स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर बटे RP स्क्वायर। ओके, फिर से देखिए 6.6 अगर समरूप देखें, दो त्रिभुज समरूप लिखे हों या देखें तो एरिया ABC एरिया PQR दोनों के एरिया का अनुपात बोलें AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर, CA स्क्वायर बटे RP स्क्वायर। ओके, ये बोलें। अब आइए प्रमेय नंबर 6.7 में। चूँकि ABC एक समकोण है ऐसा देखें जिसमें ABC कोण 90 डिग्री या कोण B बराबर 90 डिग्री भी कह सकते हैं, जिसमें BD एक शीर्ष लंब है। रचना पे अगर हम करें तो शीर्ष जो समकोण है उस बिंदु से कर्ण पर जब शीर्ष लंब डालेंगे तो BD बिंदु होगा, BD रेखा परपेंडिकुलर कर्ण के होगी AC के, ऐसा हो डायग्राम तो प्रमेय नंबर 6.7 से बोलेंगे कि बना त्रिभुज ADB समरूप होगा संपूर्ण त्रिभुज ABC के। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला बना BDC त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप होगा। इसी प्रकार बना त्रिभुज ADB समरूप होगा बना त्रिभुज BDC के। ठीक है, शीर्ष लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज ये वाले और ये वाले होते हैं शीर्ष लंब के। ठीक है, BD के साइड वाले त्रिभुज होते हैं। ये जो साइड वाले त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप, दूसरे साइड वाला दूसरे त्रिभुज के समरूप और खुद साइड वाले आपस में समरूप होते हैं। कब? जब आपके समकोण होता है, समकोण 90 डिग्री B और B से D पर हम कर्ण पर शीर्ष लंब डालते हैं
तब जब शीर्षलंब के अगल बगल जो कि त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज में निम्न संबंध प्रस्तुत होगा, प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.7 से। आइए प्रमेय नंबर 6.8, ये क्या कहती है कि जब त्रिभुज ABC एक समकोण हो। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो प्रमेय समकोण, प्रमेय नंबर 6.8, त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें ABC 90 डिग्री या कोण B 90 डिग्री ऊपर के जैसे, और जिसमें BD एक शीर्ष लंब है ऊपर के जैसे, BD लंबवत है AC के ऊपर के जैसे पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आपको सिद्ध करना है इसमें कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब ये BD शीर्ष लंब क्यों खींची गई है, यहाँ तो BD कोई D तो कोई जिक्र नहीं है, तो इसको सिद्ध करना है ना, तो इसलिए हमें BD का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, कि सिद्ध करोगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है प्रमेय नंबर 6.8। अब आइए प्रमेय नंबर 6.9, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग से संबंधित है, पाइथागोरस समीकरण से संबंधित है। तो पाइथागोरस समीकरण के कारण ये प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। 9, 8 और 9 ये दोनों प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अब देखिए, अगर आपको ये कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग दिया है, अब हम ये कर्ण वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्ण है ना, ये B क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला AC ये कर्ण होता है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ठीक है, और ये कर्ण वर्ग AC। तो प्रमेय नंबर 6.9 के अंतर्गत हम इस पाइथागोरस प्रमेय को ठीक हम संबंध दिखा देंगे समकोण 90 डिग्री से, क्योंकि जहाँ 90 डिग्री होता है वहाँ पे, तो जहाँ त्रिभुज में 90 डिग्री होता है वहाँ पे ये समीकरण लग जाती है। तो इसका संबंध ये प्रमेय नंबर 6.9 इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बना देती है कि चलिए भाई ये संबंध समीकरण है तो ये किसके लिए है, ये समकोण के लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए है। तो चलो सिद्ध करो कि ये जो त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, मतलब कि B जो है 90 डिग्री समकोण होगा, ये आपको सिद्ध करना है। B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, B बराबर 90 डिग्री, ये आप सिद्ध करिए। तो बस 6.9 के अंतर्गत हमें यही करना था कि जो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धनाधार वर्ग है, इसका सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री के लिए वैलिड है, 90 डिग्री के लिए ही हम लगा सकते हैं। सिद्ध करिए। 6.8 है कि 90 डिग्री अगर है तो सिद्ध कीजिए कि इसमें कौन सा समीकरण, इसके लिए ये समीकरण बनेगा, सत्य होगा। ओके, प्रमेय नंबर 6.10 पे आते हैं। तो प्रमेय नंबर 6.10 कहती है कि यदि त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR है तो ABC PQR के दोनों क्या है, परस्पर समरूप है। ओके, तो परिमाप ABC का परिमाप PQR का समानुपात AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे RP होता है। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्रमेय नंबर 6.6 में समरूप देखें तो त्रिभुज ABC PQR दो परस्पर त्रिभुज समरूप देखें तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है किसी एक भुजा के अनुपात के बराबर, के वर्ग के बराबर होता है। AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और CA स्क्वायर बटे RP स्क्वायर। ठीक, अब हम प्रमेय नंबर 6.7 में क्या देखें तो क्या बोले, अगर आप समकोण देखें और उस पर शीर्षलंब देखें तो आप बोले हैं कि अगल बगल के जो त्रिभुज हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे। ओके, और परस्पर भी समरूप होंगे। अब आते हैं प्रमेय नंबर 6.8 में। अगर समकोण देखें और शीर्षलंब देखें, B से कर्ण पर डाला गया शीर्षलंब देखें तो आप बोलिए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 6.9 पे आते हैं। तो
समीकरण अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर है तो आप बोले कि त्रिभुज ABC 90 डिग्री होगा, निश्चित है। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.10 में आते हैं। अगर त्रिभुज ABC PQR समरूप हैं तो आप बोले कि ABC का परिमाप बटे PQR का परिमाप बराबर AB बटा PQ BC बटे QR CA बटे RP होगा। ठीक है, भुजाओं के समानुपातिक होगा, किसी एक भुजाओं के समानुपातिक होगा। तो ये हुआ आपका प्रमेय नंबर 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10। तो इसमें 6.8 और 6.9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 90 डिग्री दिया है तो कर्ण लंब आधार दिखाओ, और कर्ण लंब आधार दिया है तो 90 डिग्री दिखाओ। 90 डिग्री दिया है तो समीकरण दिखाओ, समीकरण दिया है तो 90 डिग्री दिखाओ। ओके, आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ये जो ब्रीफ मैंने रिवीजन कराया है ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया होगा आपको। तो सो गाइस, अगर अच्छा लगे और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि ऐसे ही सिस्टम और सिस्टमेटिक रूप से आप पढ़ाई करते रहें, और आपके जो भी टफ चैप्टर हैं वो इसी सिस्टम और सिस्टमेटिक ढंग से आपके सारे चैप्टर इजी होने वाले हैं। तो सो गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक यू। अब आप आगे देखिए अनुपात के CC, EE और QQ प्रकार के अनुपात, और फिर उसके बाद आप 10 प्रमेय देखेंगे इस वीडियो में। ओके, विस्तार से। थैंक यू दोस्तों। शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 6.1, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय नंबर 6.1 को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो इसे 3 नामों से पुकार सकते हैं, प्रमेय नंबर 6.1, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय, 3 नामों से पुकार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टिप्स देख लीजिए। पहले आप प्रमेय पढ़ लीजिए। प्रमेय 6.1 क्या है? यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखिए, किसी त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर इसकी 3 भुजाएं होती हैं, ABC, इनमें 3 भुजा हैं, AB BC CA। तो किसी भुजा के समांतर डिसीजन लीजिए कौन सी भुजा के समांतर आपको करना है। तो हमने डिसीजन ले लिया कि हमें BC भुजा के समांतर, क्योंकि उसने कहा कि भुजा के समांतर, किसके? भुजा, ये भुजा, तो एक हमने भुजा नाम ले लिया यहाँ पे, BC माना कि BC के समांतर अन्य 2 भुजाएं, अन्य 2 भुजा ये बची आपकी AC और AB। तो ये हो गई अन्य 2 भुजाएं, AB और AC। तो अन्य 2 भुजाओं में आ जाएगा AB और AC। तो यहाँ पर लिख दीजिए AB व AC, ये अन्य 2 भुजा AB व AC भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यहाँ पे भिन्न भिन्न बिंदु कौन से हो जाएंगे? D और E, यहाँ पे दिख रहा है D और E भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद, ये इसको प्रतिच्छेदित कर दिए, इसको प्रतिच्छेदित कर दिए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक D रेखा खींची जाए। तो रेखा का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? D रेखा खींची जाए। तो ये अन्य 2 भुजाएं, ये AB और AC अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में, तो के बाद मैं पेन बदल देता हूँ क्योंकि तो के बाद आपको ये सिद्ध करना है। ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो एक ही अनुपात में अर्थात ये देखो यहाँ पे एक ही अनुपात में, ये जो अन्य 2 भुजाएं AB और AC है एक ही अनुपात में, जैसे कि AD DB, ठीक है, जितना ये अनुपात है उतना ही इधर भी AE EC
में विभाजित करती हैं, इसी कहते हैं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, ये आपको दिखाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो दिया है क्या दिया है और सिद्ध क्या करना है। सिद्ध ये पेन से हो गए। अब ये दिया हुआ यहाँ पे देखो ये चीज़ दिया था तो के पहले वाला, ये तो के पहले वाला इस पेन से आप देख रहे हैं यहाँ ये सब दिया था, दिया है में वही लिखा जाता है तो के पहले वाला। तो के पहले क्या था, एक त्रिभुज था क्या ABC में, ठीक है, डी और BC भुजा, रेखाखंड डी और भुजा BC, AB को बिंदु D और AC को बिंदु E, ठीक है, AB को बिंदु D और AC को बिंदु E, बिंदु AC को बिंदु E पर काटता है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। तो के बाद फिर आपको सिद्ध करने वाला आ गया। तो AD DB, ठीक है, AD DB बराबर AE EC दिखाना है। तो चलिए अब हम ये दोनों हेडिंग आपकी क्लियर हो गई। आपको कैसे ये लिखना है आप बड़े आराम से लिख लेंगे, ठीक है, इसी प्रमेय से। ये तो के बाद वाला होता है सिद्ध करना, इस हेडिंग को तो के बाद से हम भर लेते हैं। अब ये दो हेडिंग समझने के बाद हम टिप्स पे चलते हैं। टिप्स क्या है, दिया है DBC, ठीक है, समांतर है, ये DBC दिया है। ये टिप्स का मतलब आपको पूरे क्वेश्चन में ये लाइन आपको याद रखनी है या याद कर लेना है क्वेश्चन करने से पहले। ये आपको दिया है, आप आँख बंद करके इसको रख लीजिए मस्तिष्क पे। और रचना में इसको भी आंख बंद करके अपने मस्तिष्क में रख लीजिए। रचना जैसे आपको अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है रचना कि एक ही आधार में आप बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसको भी आप दिमाग में रख लीजिए कि एक ही, ये लिखा हो ना, समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो समांतर रेखा ये दो हैं और इनके बीच बने ये त्रिभुज जो होते हैं, ये वाला इधर वाला और ये ऊपर, ये जो इधर वाला ऊपर वाला, ये जो हैं ये आपके क्या होंगे, बराबर क्षेत्रफल होंगे। इनका क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि इनका एक ही आधार है, एक ही आधार पे एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो ये बराबर होंगे। ये दिमाग में आप रखे रहिए। ये है टिप्स इस प्रमेय को हल करने की। अब टिप्स की जगह छोड़ दीजिए, आ जाइए रचना में, ठीक है, दिया है सिद्ध करना है और इसके बाद आप रचना में आ जाइए। ये फिर ये कंस्ट्रक्शन करिए, डॉट 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 जो दिखाया जाता है ये सब बाद में हुआ है, ठीक है, पहले आपका ABC था और उसके बाद फिर DE था और कुछ नहीं था, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन से BE तथा DE को मिलाया, कहाँ है B, ये है, B को आपने E से मिला दिया, डैश डैश डैश, ठीक है, बाद में दिखाया गया था, और D को E से, D को C से ये आपने मिला दिया, ठीक है। ये आपकी शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब की विशेषता क्या होती है कि एक तरफ शीर्ष होता है और एक तरफ लंब बोले तो 90 डिग्री एक तरफ होता है, एक तरफ क्या होता है, शीर्ष होता है। तो ध्यान देखिए यहाँ पे शीर्ष जो होता है इससे हम त्रिभुज बनने की संभावना देखते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज आप देख रहे हैं इधर, और कहाँ तक देखते हैं, आधार तक, लंबवत तक, ठीक है। लंब बोले तो जहाँ पे लंब पड़ता है, शीर्ष लंब का जहाँ लंब होता है वो आधार कहलाता है। तो ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आधार है। तो आधार तक पूरे में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ठीक है। अब एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 और एक ये चार त्रिभुज बन रहे हैं। सबका क्या होगा, एक ही हाइट होगी, शीर्ष लंब क्या होगा, DM, उसके चारों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या होगी, DM होगी। चारों त्रिभुज ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, चारों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या होगी, सिर्फ DM होगी, DM शीर्ष लंब। अब ऊंचाई चूँकि अगर हम कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो क्या होगा, आधार, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADM, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका आधार कितना होगा AM और गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा, DM, ठीक है। अगर हम बोले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ME और ऊंचाई हो जाएगी DM, ठीक है। अगर हम कहें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ये वाले त्रिभुज का, तो आधार हो जा, इस त्रिभुज का आधार EC होगा और गुणे ऊंचाई क्या होगी, वही शीर्ष लंब DM, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस त्रिभुज का आधार ये है, इस त्रिभुज का आधार ये है और इस त्रिभुज का आधार यहाँ से लेकर ये है, और तीनों का आधार अलग अलग है और लेकिन ऊंचाई एक ही है, DM। तो बात समझ गए, ऊंचाई सिर्फ एक ही होगी और आधार गुणे आधार करेंगे और बटा 2 कर देंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अभी जैसा हमने इधर इस शीर्ष और इस लंब अर्थात इस शीर्ष लंब से जो मैंने समझाया 3 और 1 4 त्रिभुज बनाकर, उसी प्रकार इस शीर्ष लंब ये E शीर्ष और लंब N, शीर्ष लंब EN पर उधर की ओर भी 1 2 और 3 त्रिभुज बनेंगे और ये बड़ा सा 4 त्रिभुज बनेंगे। पूरा वैसे ही समझ,
उधर भी होगा। सभी त्रिभुजों के बेस अलग अलग होंगे। इस त्रिभुज का बेस होगा BD, इस त्रिभुज का बेस होगा DN और इस त्रिभुज का बेस होगा AN। लेकिन तीनों त्रिभुज का बेस अलग अलग है, लेकिन हाइट एक ही होगी EN। ठीक है, तो ठीक है, आप समझ गए कि सिर्फ क्या करना है कि आधार आपको लेना है। तो 1/2 AD ये आधार ले लिए। अब देखो ये क्यों त्रिभुज लिए गए, इनको क्यों नहीं लिया गया, या इसको ऐसे इसको क्यों नहीं लिया गया? इसलिए क्योंकि हमें देखो ये पूरी भुजा लेनी AD और DB, क्योंकि इधर देख लीजिए ना AD और DB हमारे इसको सिद्ध भी तो करना है। हमारा फोकस तो यहाँ भी होना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, हमें कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा फॉर्म भरे हुए हैं, हमें वो ध्यान देना है, हमें वो पढ़ाई करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन में कोई ध्येय हो या ना हो, लेकिन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में एक ध्येय होता है, टारगेट होता है कि हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये अचीव करना है, हमें ये पाना है। ठीक है, तो यहाँ AD इसलिए हमने ये त्रिभुज लिया क्योंकि यहाँ से बेस AD आ जाएगा और यहाँ से बेस आपका DB आ जाएगा। ये तो इन दोनों त्रिभुज को ले लिए, समझ गए। तो पहले आप यहाँ से आते हैं, तो ये त्रिभुज लोगे तो क्या हो जाएगा AD गुणे EN। ADE में देखते हैं, ADE में तो AD बेस हो गया और हाइट इसकी EN होगी। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल निकल आया। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है ये वाले का, तो हो जाएगा ये आपका BD और शीर्ष लंब, इसका शीर्ष लंब तो इनका सबका वही होगा EN, तो BD EN ये हो गया। ठीक है, अगर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल चाहिए BDE का, तो 1/2 BD गुणे EN, मतलब ये बेस इंटू ऊंचाई, तो BD और ये ऊंचाई, तो BD बेस और EN हाइट, तो बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ BDE। तो ये एरिया ऑफ BD हो गया और एरिया ऑफ ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 AD गुणे EN, और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल 1/2 BD गुणे EN। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, एरिया ABD बटे एरिया BDE बराबर AD बटे BN ये बचेगा। तो दैट्स वाई, इसलिए एरिया AD ये बटे ये और ये सब कट के AD बटे BD और ये समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। अभी तो ऊपर वाले लिए गए हैं, ये वाला पूरा बेस और ये वाला बेस। अब हमें AE बेस और EC बेस लेना है, AE और EC बेस। तो AE का मतलब AE ये शीर्ष है, AED ये त्रिभुज की बात करनी है, और ECD ये दो त्रिभुज की बात करनी है। AED ECD ये त्रिभुज की बात करनी है, AED और ECD। तो AED CE या ECD। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अगर बात करें AED की, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AE गुणे DM। ठीक है, DM बटे, और इसकी बात करें, ये क्यों इसकी आधार बेस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस है। ठीक है, EC बेस लेते हैं, EC बेस, और हाइट क्या होगी DM 1/2 EC, इस त्रिभुज का ECD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये रेशियो किसका है, AED और ECD त्रिभुज का रेशियो है। तो AED और ECD ये त्रिभुज, AED और ECD त्रिभुज 1/2 AEDM, 1/2 AEDM, 1/2 ECDM, 1/2 ECDM। ठीक है, ये हो गया। और अब DM कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, तो एरिया AED का क्षेत्रफल CED का क्षेत्रफल बराबर AE बटे CE, समीकरण सेकंड। अब ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड अभी तक आपने देखा कि जो रचना की गई थी शीर्ष लंब, उन से हम चर्चा कर रहे थे और यहाँ तक पहुँच गए रचना से। अब हम टिप्स पे ध्यान दें, तो हमने टिप्स के बारे में क्या बताया था कि DE जो है, ये जो आपका दिया हुआ है DE समांतर है BC के, ये समांतर है, टिप्स में बताए थे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। ठीक है, DE समांतर BC के, और देखो कि दो समांतर रेखाओं के बीच यदि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हो, जैसे यहाँ पे EDC एक त्रिभुज ये बना था, नीचे हमने इसका जिक्र किया EDC, और एक त्रिभुज यहाँ से EDB ये त्रिभुज बना था, EDB या EBD ये त्रिभुज भी ऊपर लिया गया था, और EDC जो नीचे लिया गया था, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे।
ठीक है, DEC EDB ये दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं और दूसरी कंडीशन की इनका आधार एक ही है। बस दोनों कंडीशन फुलफिल हो, आधार एक ही हो, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अब DEDB और DEC, दैट्स वाई EDB EDC बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि EDB और EDC दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। और जब मैथ में दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक की जगह दूसरे का प्रयोग प्रतिस्थापन के आधार पर कर देते हैं। जब बराबर होते हैं तो एक के आधार पर दूसरे का प्रयोग कर देते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, तो एक के आधार पर CED पर EDB का प्रयोग कर देते हैं। तो इस समीकरण 2 में यहाँ पे हम EDB लिख देंगे, EDB का प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा एरिया AED, ये लिखा ना समीकरण 2 से, एरिया AED बटे ECD के आधार पर ECD इधर ECD इसकी जगह ECD प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस पत्ते को तोड़कर, जो पत्ता है ना बराबर, इस पत्ते को तोड़कर दूसरे पत्ते को स्थापित कर देंगे। इस पत्ते को तोड़कर दूसरे को स्थापित कर देंगे, इसी को प्रतिस्थापित कहते हैं। दूसरे को पत्ते को फेविकोल से जोड़ देंगे। तो जब ये टूट गया, ख़त्म, और इसको स्थापित करना है, फेविकोल से जोड़ दो। यहाँ पे एरिया EDB ठीक, यहाँ पे जुड़ गया, आ गया समीकरण 2 से। एरिया AED बटे BDE बराबर AE बटा CE, बस इतना ही करना था। समीकरण 4, जैसे ही आप फेविकोल से जोड़कर समीकरण 4 बनाओगे तो आपको दिखने लगेगा कि समीकरण 3 और समीकरण 3 जो बनाओगे इसमें दिखने लगेगा कि समीकरण 3 और जो समीकरण 1 में है, ऊपर यहाँ पे 1, उसका जो लेफ्ट और इसका लेफ्ट एक ही है। ठीक है, उसका एरिया ADE, इधर भी एरिया ADE। ठीक, देखिए दिख रहा है एरिया ADE, यहाँ पे भी एरिया ADE। ठीक है, यहाँ एरिया BDE, यहाँ पे भी एरिया BDE। ठीक है, बराबर, लेफ्ट बराबर है। ठीक है, तो राइट भी बराबर हम कर लेंगे। तो यहाँ हम अभिग्रहित लगा देंगे कि जब दो वस्तुएं, राइट में ये एक वस्तु, ये दूसरी वस्तु, जब दो वस्तुएं किसी तीसरे के समान होती हैं तो वे दोनों वस्तुएं आपस में भी समान होती हैं। तो यहाँ पे राइट साइड AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे CE। AD बटा BD बराबर AE बटा CE, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, प्रूव्ड। आइए दोस्तों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम देखते हैं। इसे थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। इसे प्रमेय नंबर 6.2 भी कहते हैं। क्या है प्रमेय नंबर 6.2? तो ध्यान से देखें। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा, अब एक रेखा है, क्या एक रेखा आपकी ये वाली DE, क्या DE, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का, दो भुजा कौन सी हैं? ये वाली AB और AC को एक ही अनुपात में, कैसे? AD DB, तो इधर भी एक ही अनुपात में, जैसे यहाँ AD DB है तो इधर भी AE EC इस तरह से अनुपात में विभाजित करे तो का मतलब इसको रखो, इसे हमें सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट, वह तीसरी भुजा समांतर होगी, मतलब ये जो तीसरी भुजा के समांतर होगी, इसके कौन? यही D भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी, D रेखाखंड तीसरी के समांतर होगी। तो सिद्ध करना है DE भुजा BC के समांतर होगी। ये देखिए, सिद्ध करना है रेखाखंड DE भुजा BC के समांतर होगी। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, और दिया क्या है? जो तो के पहले ये सब दिया हुआ है। मान लो त्रिभुज ABC दिया है, रेखा DE दिया है, रेखा DE भुजाओं AB और भुजा AC को क्रमशः D और E बिंदु पर
इस प्रकार विभक्त करती है कि इनका जो अनुपात है एक ही हो। तो ए डी डी बी बराबर ए ई सी, ये एक ही अनुपात में विभाजित करें। ठीक है, तो अब आपको सिद्ध करना है रेखाखंड डी समांतर है भुजा बी सी के, रेखाखंड डी समांतर है भुजा बी सी के। तो ये समांतर है बी सी के, तो हम ये कहते हैं कि रेखाखंड डी समांतर नहीं है बी सी के। विरोधाभास लगा के हल करते हैं। आपको ये मेथड भी हम बता देते हैं विरोधाभास से कैसे हम करेंगे। कोई चीज़ है लेकिन हम कहेंगे वो नहीं है, डी बी सी समांतर है, सिद्ध करना है और है भी। जैसे कि एक और एक दो होता है, सिद्ध करना है, तो हम ये मान ले एक और एक विरोधाभास दो नहीं होता है, जबकि होता है लेकिन विरोधाभास नहीं होता है। जैसे कि हम मान लें कि √5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान लें कि √5 परिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या को हमें सिद्ध दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो हम मान लें कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है, ये मान लें। इसी प्रकार हम मानेंगे कि डी बी सी के समांतर नहीं है, अर्थात डी ई डैश बी सी के समांतर है। ठीक है, ये नहीं है, डी ई बी सी के समांतर नहीं है, अर्थात डी ई डैश बी सी के समांतर है। ठीक है, रचना में ध्यान दो, यहाँ विरोधाभास उचित हो तो, उचित है, ठीक है, उचित हो तो मैं कहूँगा कि रेखाखंड जो डी ई है, डी ई रेखाखंड वो बी सी के समांतर नहीं है। ये लिखा हुआ है, मैं कहूँगा रेखाखंड डी ई तीसरी भुजा बी सी के समांतर नहीं है, क्योंकि उसने कहा दिखाओ, सिद्ध करो कि ये समांतर है, लेकिन मैं विरोधाभास लगा रहा हूँ। तो अगर संभव है, सिद्ध हो गया तो मज़ा ही मज़ा है, बढ़िया है। तो इसलिए मैंने कहा यदि संभव है तो एक बार सोचने में क्या जाता है। मैं मान विरोधाभास लगा रहा हूँ कि ये इसके समांतर नहीं है, मैं कहूँगा कि रेखाखंड डी बी सी के समांतर नहीं है। अतः अब क्या किया जाए, तो रचना करो भाई कि नहीं है तो कौन सी होगी, तो ये होगी डी ई डैश, ये हमने खींचा टक 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 डैश ई डैश, तो डी ई डैश समांतर हो गई बी सी के, ये होगी समांतर, खींचा, जो ए सी को बिंदु ई पर काटती है, ए सी को क्या बिंदु ई डैश पर काटती है, ये लिखा है ई डैश पर काटती है। ठीक, रचना हो गई डी ई डैश ए सी पर, ए सी को ई डैश बिंदु पर काटती है, कौन, डी ई डैश रेखा। तो ये सब याद कर लें, बिल्कुल फिगर को वहाँ पे दिमाग में रख लें, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे आपका डी और ये ई और यहाँ पे ये आपका ई डैश। ठीक है, तो आइए उत्पत्ति में रेखाखंड डी ई डैश, ये जो डी ई डैश है बी सी के समांतर है, ऐसा माना गया है रचना से। ठीक, तो थेल्स के प्रमेय से जो इसके समांतर होगी उसका अनुपात भी बराबर होगा ए डी डी बी ए ई डैश ई, क्या होगा, ए डी डी बी, ये तो इधर भी एक ही अनुपात में ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी, ठीक है, एक ही अनुपात में होंगे। तो समीकरण 1, तो ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 कैसे बनेगी वो आपका ऊपर दिया गया है। दिया क्या है कि ए डी डी बी और ए ई सी समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये समीकरण आपकी 2 दिया गया है, ये देखिए ए डी, ठीक है, दिया है ए डी डी बी बराबर ए ई सी, ये दिया गया है। तो समीकरण इसको हमने सेकंड डाल दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है समीकरण सेकंड, तो फर्स्ट और ये सेकंड। तो आप देख रहे हैं ए डी डी बी लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, अर्थात हमने अभिग्रहित पढ़ा था ना कि जब दो चीज़ें किसी तीसरे के बराबर होती है, ये दोनों आपस में भी, ये दो चीज़ें हैं, ये वाली, ये और ये दो चीज़ें किसी तीसरे के, तीसरा ये भी वही तीसरा है, तो किसी तीसरे के बराबर होती है, आपस में भी बराबर होंगी। तो ए ई डैश सी, ए ई डैश सी ये है, और यहाँ से ए ई सी ये मिल जाएगा, ए ई सी, ठीक है। तो दोनों आपस में इनको बराबर कर लो ना, ए ई सी ये लिख दिए और ए ई डैश सी बराबर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या है, यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों ओर एक जोड़ने पर क्या करना है, एक जोड़ना है, इधर भी एक और इधर भी एक, तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ोगे ऐसे, ए ई सी प्लस 1 ए ई डैश ई डैश सी प्लस 1, और इसका होगा यहाँ पे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बटे ई सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटे ई डैश सी, ठीक है। अब ये से ये आपका ख़त्म, क्यों, क्योंकि ए ई और ई खत्म हो जाएगा, ई तो ये हो जाएगा
ई सी क्लोजर प्रॉपर्टी से, कैंसिलेशन रूल, ई खत्म तो ए सी ई डैश, नो प्रैक्टिकली ए सी नहीं हो रहा, कैंसिलेशन से नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली देखो ए ई सी, ए ई सी, ये यहाँ पे ए ई सी टोटल हो जाएगा ए सी, क्या हुआ ए सी, ई डैश और ई डैश सी, ये भी हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो कैंसिलेशन लग तो रहा, ई डैश कट गया, ए सी हो गया, ई कट गया, ए सी हो गया, ठीक है ठीक है। यहाँ भी ई डैश ए सी, तो ये आपका पूरा हो जाएगा ए सी, तो ए सी, ये देखो यहाँ पे लिखा है ए सी, तो ये वाली ए सी बटे ई ए सी बटे ई डैश ई सी कट गया, तो बचे क्या ई सी और ई डैश सी, ई सी और ई डैश सी, या सी ई सी डैश ई, ये ए सी यहाँ पे ई डैश सी, ये देखो ए सी बटे ई सी, और ये कट गया ई सी ई डैश सी, ई सी ई, या सी ई बोलो, सी ई डैश बोलो, ये समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड में देखिए, समीकरण थर्ड से सी ई बराबर सी ई डैश तभी संभव है, ठीक, सी डैश तभी संभव है जब ई व ई डैश बिंदु संपाती हो, ओके। जैसे 5 मीटर, सी बराबर 5 मीटर, सी डैश 5 मीटर, तो दूरी बराबर है, अर्थात सी और ई डैश ई, अर्थात ये संपाती होंगे तभी तो 5 मीटर और 5 मीटर संभव होगा। तो चाहे यहाँ भौतिक रूप से समझ लीजिए, चाहे यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से समझ लीजिए, चाहे प्रैक्टिकली समझ लीजिए, चाहे मैथमेटिकली समझ लीजिए, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या है कि ई डैश तभी संभव है जब ई व ई डैश बिंदु संपाती होंगे, ठीक है, अर्थात ई और ई डैश को संपाती होना पड़ेगा, ये दोनों बिंदु क्या होंगे संपाती, अर्थात ये दोनों एक ही बिंदु होंगे। तो अब क्या करें, एक ही बिंदु होंगे तो जो ई डैश मैंने कहा कि हाँ ये दिख रहा है उसके समांतर, तो ई को मैं मान लेता हूँ, ये जो ई डैश मैंने कहा ये समांतर दिख रहे हैं ये रेखा, तो मैं ई को ई डैश मान करके कह सकता हूँ डी, अब या इसको इसके बराबर कर, यहाँ पे दोनों के एक ही मानने पर अब हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर होगी बी सी के, ठीक है। क्योंकि रेखाखंड डी ई डैश समांतर बी सी माना था, अब यह कुछ ऐसा लिख सकते हैं डी ई बी सी, डी समांतर है बी सी, ठीक है, क्योंकि ई व ई डैश संपाती है। ई और ई डैश जो संपाती है इसको मैंने आपको टिप्स में भी दे दिया था ऊपर, ये देखिए टिप्स में ऊपर आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है टिप्स, रचना में डी ई बी सी समांतर है, ये तो क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन में हमने रचा ई डैश हमने कंस्ट्रक्शन किया तथा सी ई और सी डैश संभव तभी होगा जब ई व ई डैश बिंदु संपाती होगा। सी ई और सी ई डैश और सी ई संभव तभी होगा जब ई व ई डैश समबिंदु संपाती होगा। अगर पूरा ये हल करने के बाद यहाँ पे रुक जाए सी ई डैश और सी ई, ये क्या है ई डैश है, ठीक है, और सी ई संभव तभी होगा जब ई और ई डैश बिंदु संपाती हो जाए, ठीक है, ये तभी संभव होगा जब ई और ई डैश संपाती एक ही बिंदु हो, अर्थात एक ही बिंदु हो, कहने का मतलब जो डी ई था वो समांतर ही होगा किसके, बी सी के, ये सिद्ध हो गया है। अब और टिप्स में एक बात और लिखिए, दोनों ओर एक जोड़ने पर, ये भी यहाँ पे टिप्स में हमें ध्यान देना पड़ेगा इस प्रमेय के लिए कि दोनों ओर एक कब जोड़ा जाता है। दोस्तों आ चुके हैं प्रमेय नंबर 6.3, कोण समरूपता कसौटी, कोण समरूपता कसौटी, प्रमेय नंबर 6.3, कोण अर्थात कोण दिया रहेगा, तीनों कोण दिए रहेंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर हों, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, तो लिखा है ना, कहाँ लिखा है, ये पेन बदल दो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमें दिया हुआ है कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी हमने बना लिया, और दूसरा पी क्यू आर हमने बना लिया, और ए बी सी पी क्यू आर में से अब इन्होंने कहा कि संगत कोण बराबर है, मतलब कोण ए संगत है कोण पी के, तो कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के संगत है तो कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी कोण इधर आर के बराबर है, तो संगत कोण सी बराबर आर हो जाएगा। तो ये हो गए संगत कोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो आ जाइए, तो कह रहा है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, तो के बाद वाला क्या होता है, सिद्ध करना होता है। तो हमें दिखाना है कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, सी ए बटे आर पी ये आपके समानुपातिक होते हैं, ठीक है। और अगर ये दिखा लिए तो ये तो
प्रतीक है किसका, समरूप त्रिभुज का, मतलब कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हो जाएंगे। तो टिप्स में आप ध्यान दीजिए, प्रूव में आपको प्रूविंग क्या करनी है कि AB PQ BC QR और CA RP, ठीक है, ये प्रूविंग करनी है। तो टिप्स में बताया जा रहा है कि आप यहाँ इसको और इसको AB और AB AC मतलब AB संगत भुजा AB और इधर आ जाएगा AC, इसी तरह PQ RP PQ या PQ PR, इन दोनों को पहले आप देखिए, ठीक है। इनको देखने पर आप रचना, जो रचना की गई है उसको आप लगाइए। रचना क्या करते हैं इसमें वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रचना। और संगत अवग्रहित, संगतता नियम लगेगा। संगतता का मतलब संगत है तो समांतर होंगे, अवग्रहित लगानी है। और प्रमेय नंबर 6.1 ये लगाना है। 6.1 का मतलब आप जानते हैं समांतर वाला, तो समानुपात मतलब जाएगा, है ना। तो 50% क्वेश्चन हो जाएगा। 50% फिर इसी तरह इसको AB PQ BC QR कर लेंगे। अभी हमने क्या किया था, AB बटे PQ और AC बटे RP, यहाँ से 50% और फिर यहाँ से 50%, तो ये पूरा 100% प्रूव हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम रचना से शुरू करते हैं। रचना में क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में बिंदु P को केंद्र मानकर, PQR को में बिंदु P को केंद्र मानकर AB के समान PD और AC के समान PE, AC के समान PE खींचा, ठीक, चाप लगाया ऐसे और ऐसे। तो अब जो कटा ये इसका मतलब ये है कि AB बराबर PD और AC बराबर PE। इसका मतलब क्या है, AB बराबर PD AC बराबर PE होंगे। तो पहले जो चाप लगाए वहाँ पे D रखो बिंदु और इसको बनाओ E बिंदु बनाओ, ठीक है। D और E इनको मिला दो रेखा को, तो हो जाएगा DE। अब इस तरह से त्रिभुज आपके 1 2 और 3, ये बड़ा वाला, तो ABC एक हो गया, एक PD हो गया और एक PQR हो गया, ठीक है। क्या हो गया, R हो गया। तो आइए उत्पत्ति से देखिए, ये 2-3 लाइन जो आपकी रचना लिखी है आप एक लाइन में लिख सकते हो कि AB बराबर PD का और AC बराबर PE काटा, बस, और PDE त्रिभुज खींचा। चलिए उत्पत्ति पे आते हैं। तो त्रिभुज ABC और PDE इन पे निपट लेते हैं, PDE से। तो चूंकि ये रचना है तो हमने पहले ही बोला था कि हम लोग पहले हम रचना पे जाएंगे। रचना पे PDE हमारा त्रिभुज आ गया, इस पर हम फोकस करते हैं। तो AB बराबर PD, ठीक है, AB बराबर PD और AC बराबर P और इनके बीच कोण A बराबर कोण P, ये आपके ये वाले तो आपकी रचना से बराबर है, बात समझ में आई दोनों। और ये जो आपका ये जो कोण है ये आपका ज्ञात है। कैसे ज्ञात है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, कोण A बराबर कोण P बराबर कोण संगत कोण बराबर होंगे, ऐसा बोला गया है। तो संगत A और P क्या है, बराबर होंगे, ये ज्ञात है, दिया है। तो तीनों चीज़ मिलकर ये S बनाया गया, A और ये S, तो SAS कसौटी से त्रिभुज ABC PDE क्या हो गए, समरूप हो गए, या सर्वांगसम कह सकते हो। सर्वांगसम या समरूप दोनों होंगे। वैसे होगा सर्वांगसम, और जो सर्वांगसम होता है वो समरूप ऑलरेडी होगा। अब जब ये सर्वांगसम हो गए, दैट्स वाई, इसलिए कोण B कोण D बराबर होंगे, कोण B कोण D बराबर होंगे, और कोण C कोण E बराबर होंगे, कोण C कोण E बराबर होंगे, ठीक है। जब सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम बोलेंगे अगर हम इसको पहला त्रिभुज मान लें और इसको हम दूसरा त्रिभुज मान लें, तो ये जो पहले त्रिभुज में कोण D है, कोण B के क्या है, बराबर है। इसी प्रकार इसमें कोण Q जो है वो भी B के बराबर है, ठीक है। कोण D B के बराबर है और कोण Q भी B के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस बराबर होंगे कि नहीं, और ये जब आपस बराबर होंगे तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब इधर देख लीजिए, कोण E बराबर हो जाएगा कोण C के, क्योंकि दोनों क्या है, सर्वांगसम में, ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, सर्वांगसम में दोनों त्रिभुज। तो कोण ये वाला ये के बराबर होगा कोण E बराबर कोण C, ये देखिए कोण C बराबर कोण E। तो जब ये बराबर होगा तो, और ये C तो ऑलरेडी इसके बराबर था, कोण R कोण C के बराबर था, ये ज्ञात था, क्या है, ज्ञात है। तो ये दोनों कोण किसी तीसरे कोण के बराबर हैं, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। तो आपस बराबर अर्थात ये संगत कोण होंगे। और संगत कोण यदि आप बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो अवग्रहित कहती है कि ये जो रेखा जिस रेखा पे बने होते हैं, जिस रेखा के अंत सिरे पर शीर्ष होते हैं, वो शीर्ष पर जो कोण होते हैं, वो शीर्ष पे जो कोण होते हैं वो दोनों समांतर
जो रेखाएं दोनों समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो अभी आपने देखा कि कोण बी कोण डी के बराबर है, कोण सी कोण ई के बराबर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोण बी कोण डी के बराबर है, कोण सी कोण ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सर्वांग सम है। तो और बी ऑलरेडी क्योंकि बराबर था, ज्ञात था हमको, और सी भी ऑलरेडी कोण आर के बराबर था, ये भी हमें ज्ञात था कि कोण सी कोण आर के बराबर है। ये हमें क्या था? ज्ञात था। ठीक है, ज्ञात था, ज्ञात था, और ये सर्वांग सम से ज्ञात हुआ। तो ये जो हुआ और ये जो था, इनमें दोनों में देखें तो बी बी यहाँ पे डी क्यू आपके बराबर हो गए। इनसे संगत नियम आ रहा है, हुआ और ज्ञात। सर्वांग समता के बाद आ गया संगतता नियम। सर्वांग समता नियम के बाद संगतता नियम, और संगतता नियम के अनुसार ये किसमें, इनमें क्या भरा हुआ है? संगतता नियम भरा हुआ है। इनमें क्या भरा हुआ है? संगतता नियम भरा हुआ है। देखो ना, कोण डी कोण क्यू, कोण डी कोण क्यू, कोण ई आर में संगतता नियम भरा हुआ है। कौन सा? संगतता भरा हुआ है। और जब संगतता नियम भरा हुआ है तो ये किसके शीर्ष हैं, किस रेखा के? तो ये जो डी और ई पे जो कोण है, क्यू और आर पे जो कोण बने हैं, ये किसके शीर्ष हैं, किस रेखा के? ये क्यू आर रेखा के शीर्ष हैं। डी ई बिंदु, डी ई शीर्ष डी ई रेखा के शीर्ष हैं। अतः डी ई रेखा क्यू आर रेखा परस्पर समांतर होंगे, क्योंकि इनकी जो शीर्ष पर बने कोण हैं वो संगतता बराबर हैं, इसलिए दोनों भुजाएं समांतर होंगी, अभिग्रहित कहता है। तो इनमें संगतता नियम भरा हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ये संगत कोण है, इसलिए ये क्या होंगे? दोनों डी ई क्यू आर समांतर होंगे। ठीक है। और अब थेल्स प्रमेय के अनुसार ये समांतर हो गए, वो वाले दोनों लाइन। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जो समांतर हो गई, मतलब एक रेखाखंड और दूसरी भुजा, तो ये आपकी भुजा नहीं है, ये रेखाखंड है डी। ठीक है, पी क्यू आर त्रिभुज में ये डी रेखाखंड है और ये भुजा है। जब ये ऐसा होता है तो ये प्रमेय नंबर यहाँ पे 1 प्रमेय नंबर 6.1 लग जाती है, और उसके अनुसार यहाँ पे ये लिखा जा सकता है। ठीक है, बल्ब डी देखिए, इसे लिखने के तरीके, जैसे प्रमेय नंबर यहाँ पे हमें लगाना है 6.1, तो प्रमेय नंबर 6.1 के लिए चूँकि दिया है, तो इसलिए लिखना क्या, इसलिए में हम लिखेंगे क्या, दो चीज़ लिख सकते हो इस तरह से। डी है तो एक बार डी, फिर ई, और यहाँ पे क्यू, डी हो गया और ये ई हो गया, फिर यहाँ पे क्यू रख दीजिए और ये वाला आर रख दीजिए और यहाँ पे बल्ब लगा दीजिए। ठीक है। अब यदि 2 बल्ब हों तब ये कौन? अब जब सभी बल्ब हों, जैसे यहाँ पे सभी बल्ब हैं, तो फिर कैसे करोगे? आपको करना क्या है, डी ई है तो वैसे ही रखो डी, इधर रख दो ई, ठीक है, और यहाँ पे रख दो क्यू, और ये हो जाएगा आर। बस ये बल्ब लगा दो सभी जगह आप बल्ब लगा दीजिए, बस हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। बल्ब यहाँ पे क्या है, पी है, तो हो जाएगा पी डी, पी क्यू, पी ई, पी आर, हो गया ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। 2 तरीके से ये 6.1 को लिखा जा सकता है। तो 6.1, 2 बल्ब और चारों बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे चारों बल्ब वाला लिखा गया। चाहे डी ई ऐसे रख लो, चाहे डी ई नीचे रख लो। ठीक है, एक बार आपको हाथ को सामने करना है या नीचे करना है, कर लो। ठीक है, अगर डी यहाँ होता तो क्यू वहाँ पर चला जाता, तो ये क्यू आर ऐसे रखा जाता। तो डी ई समांतर क्यू आर, डी ई समांतर क्यू आर। तो ध्यान दो, अगर हम चित्र को आभास करें, अगर बल्ब हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये बल्ब हो गया। तो कैसे पढ़ोगे, बी, बल्ब का मान यहाँ पे पी है, तो पढ़ेंगे पी डी पी क्यू, तो पी डी बटा पी क्यू हो गया। ठीक है, फिर ये पी ई पी आर, ये पी ई और पी आर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हुआ है पी ई और ये पी आर। ठीक है, इधर पहले पी डी पी क्यू, फिर पी ई पी आर। तो अब देखिए यहाँ पे पी डी और पी ई, ये जो पी डी था वो तो ए बी के बराबर था रचना से, और जो पी ई है वो ए सी के बराबर था रचना से। देख लो, ये जो पी डी है वो ए बी के बराबर था, जो पी ई है वो ए सी के बराबर था। तो हम पी डी की जगह ए बी रख दें और पी ई की जगह ए सी रख दें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक संबंध आ जाएगा, ए बी ए सी और नीचे पी क्यू पी आर। 50% क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब 50% पूरा ऐसे ही, ये कब हुआ, ये रेशियो आया 50%, जब भुजा क्यू आर रेखाखंड डी ई के समांतर है।
इसी तरह इस भुजा के अलावा दोनों में से कोई एक भुजा ले लीजिए और उसके समांतर कोई एक रेखाखंड खींच करके ऐसे ही आप पहले रचना कीजिए। रचना के बाद सर्वांग को कीजिए। सर्वांग करने के बाद संगत कोण आपके बराबर दिखेंगे, तो इधर भी आपके अभिग्रहित लगा करके इधर भी संगत कोण बराबर करिएगा, और संगत कोण बराबर हैं तो समांतर होंगे और समांतर हो जाएंगे तो प्रमेय नंबर 6.1 लगा करके समानुपात ले लेंगे। समानुपात जब आ जाएगा इसी तरीका का, तो इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये BA/QP और BC/QR जो मैंने टिप्स में बताया था कि ये 50% इसका ले लेना, और फिर उसके बाद ये ABPQ वही है ABPQ, फिर 50% इसका और 50% यही ABPQ का इसके साथ। बस तो इस तरह से आपको ये आप समझ लिए यहाँ तक। उसके बाद आप यहाँ लिख कर चले आइएगा इसी प्रकार, और ये वाले का अगले वाले इसके साथ बराबर कर दीजिएगा। बस इसी प्रकार ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इस तरह से समीकरण 1 समीकरण 2 से आप क्या करोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से AB/PQ बराबर AC/PR और BC/QR ये आपका सिद्ध हो जाएगा। AB/PQ बराबर BC/QR, BC/QR AC/PR। ठीक है, ये सिद्धम। ठीक, जो मैंने बताया कैसे करोगे ये वाली समीकरण, तो वही सबसे पहले रचना करना है। रचना में जैसे कि वहाँ पे ऊपर किया गया था, जब बिंदु P की जगह हम Q को मान लेंगे केंद्र मानकर BA के समान QF और BC के समान QG, यहाँ पे ये P की जगह हम इसको केंद्र मान लेंगे, और ये QB, ठीक है, P ये यहाँ पे हम एक F DE के बाद F और G ये बिंदु ले लेंगे। ठीक है, इसके समान हम इसको ऐसे खींच देंगे और इसको बराबर हम इसको मान लेंगे रचना के अनुसार, और इसको बराबर इसको मान लेंगे, चाप लगा करके बराबर कर लेंगे। और जब हम बराबर कर दिखा देंगे सर्वांगसम, तो आपका कोण C कोण A के बराबर, ये क्या है कोण ये है आपका F, तो कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा। कोण G जो है कोण A के बराबर हो जाएगा। कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा। ये आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो गए तो आपका हाँ ये वाला कोण A के बराबर है, और यही कोण आपका ऐसे ये वाला कोण इसके बराबर दिख रहा है, और यही कोण आपका P के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला कोण आपका इसके बराबर है और यही वाला कोण R के भी बराबर है, तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो संगतता नियम से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, समांतर होंगे। अभिग्रहित लगा देंगे यहाँ पे संगतता नियम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ये दोनों समांतर हो गए तो प्रमेय नंबर 6.1 लगा देंगे। ठीक है, QD और QP बटे QG QP, और यहाँ पे QF QR, तो यहाँ पे जो QF है वो BC के बराबर होगा, जो QG है वो ABA के बराबर होगा। वहाँ पे इसी में रख दीजिएगा तो आ जाएगा AB और BC बराबर QP और QR, तो ये यहाँ पे आ जाएगा AB BC बराबर QP QR, और यहाँ पे AB AC बराबर PQ PR। तीसरी भी समीकरण बन जाएगी CB/QA CA/RP थर्ड, लेकिन थर्ड की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, फर्स्ट और सेकंड से ही आपके वह तीनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे AB और ये BA बात एक ही है, BC CA AB BC CA, ठीक है, PQ QR RP, ठीक है, दो ही से बराबर हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव्ड। आइए दोस्तों, प्रमेय नंबर 6.4 भुजा समरूपता कसौटी। अभी से पहले आपने पढ़ा कोण समरूपता कसौटी, अब ये भुजा ट्रिपल S कसौटी। तो प्रमेय नंबर 6.4 है क्या, देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती हैं। ठीक है, इस बार दे दिया गया कि भुजाएं समानुपातिक हो, इस बार क्या था, कोण समान थे, इस बार भुजाएं समानुपातिक हैं। तो ये देखिए, इस बार भुजाएं दे दिया गया और कह दिया गया कि कोण को दिखाइए। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, दिया हुआ है इनकी भुजाएं समानुपातिक हैं, कोण को दिखाना है। जस्ट इसका उल्टा, जैसे पहले दूसरा वाला पहले का उल्टा, उसी प्रकार चौथा वाला तीसरे का उल्टा। चौथा वाला बोले तो भुजा S। ठीक है, ये दिया रहेगा, और जो दिया रहता है उसी के नाम से उसकी कसौटी बोली जाती है। ठीक है, अगर मैंने इसको भुजा नाम दिया तो इसका मतलब कि भुजा दिया गया है। तो चौथी वाली आपकी भुजा कसौटी, और तीसरी वाली आपकी कोण कसौटी। तीन में हमने ट्रिक भी बताया, तीन कोण होते हैं ना, कोण कसौटी। जो दिया रहता है उसी से उसका नाम बोला जाता है, जो दिया होता है।
उसी से उसका नाम बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है भुजा भुजा भुजा, तो इसका भुजा 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 कसौटी नाम है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए छोड़िए, तब इसके संगत कोण बराबर होंगे, तब इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए दोनों तरफ समरूप होंगे। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, हाँ टिप्स क्या है, ये टिप्स में इस बार तो आपका समानुपात में दिया हुआ है, कोण दिए नहीं गए। प्रमेय नंबर 3 में हम लोग पीछे से रणनीति बनाए थे, अर्थात सिद्ध जिससे करना है उससे हमने 50% करके रणनीति बनाई थी। और प्रमेय नंबर 6.4 में आगे से हम लोग रणनीति बनाएंगे, क्योंकि आगे यहाँ पे समानुपात दिया गया है। आगे से मतलब कि दिया गया से हम लोग रणनीति बनाएंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, इससे रणनीति नहीं बनाना, दिया क्या गया है इससे रणनीति बनाना है। ठीक है, आगे से, आगे का मतलब दिया गया है, और पीछे से का मतलब सिद्ध करना है, वहाँ से रणनीति बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, दिया गया है जो, यहाँ से रणनीति बनानी है, दिया गया है गिवन। तो क्या दिया है, यही समानुपात दिया हुआ है। चलो भाई आगे से रणनीति बनाए, समानुपात दिया हुआ है, समानुपात फिर से लिख लो, समानुपात की पहले ही जरूरत होती है, इसलिए इसका आगे से शुरू करना जरूरी है। ठीक है, समानुपात की बहुत ज़रूरत होती है। तो समानुपात लिख लेते हैं, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, बी सी क्यू आर, तुरंत। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर और पी डी ई, डी समझ रहे हैं रेखाखंड है पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी डी ई, ये दोनों त्रिभुज पी क्यू आर में ही हैं। पी क्यू आर ये बड़ा है, पी डी ई ये छोटा है, इनको हमें समरूप दिखाना है किसी न किसी प्रकार से, हर हाल में समरूप से। जब समरूप दिखाओगे तो फिर उसके बाद इसके समानुपात भी बनेंगे। ठीक है, पी डी ई, पी ई डी, पी क्यू पी आर, क्यू आर, ये छोटा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर में, और ये पी क्यू आर तो है ये बड़ा वाला। इन जब ये समरूप दिखा दोगे तो ये समानुपात फिक्स हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, और बिना इसके दिखाए आप ये लिख नहीं सकते हो। तो पहले आपको समरूप दिखाना है इन दोनों को, और उसके बाद फिर आप ये शो कर दोगे, और जब ये शो कर दिए तो बस क्या बल्ले बल्ले। 6.3 में हम लोग अभिग्रहित 3 लगाए थे, संगतता नियम लगाए थे, यहाँ 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 यहाँ, और इसमें 6.4 में हम चौथी अवग्रहित लगाएंगे। 6.3 में तीसरी, 6.4 में चौथी अवग्रहित। चौथी अवग्रहित क्या होती है, चौथी बोले तो संगत से नहीं जाएंगे, समांतर से जाएंगे। ठीक है, तो एक बार टिप्स देखिए, यहाँ पे हम लोग कैसे पी क्यू आर से छोटे वाले पी डी ई में समरूपता को दिखाएंगे, और फिर वहाँ से धीरे धीरे सेंध लगाते हुए हम इसी पी डी ई को ए बी सी से समरूप दिखा देंगे। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रचना में हमने वही करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में, पूरे रचना में ये बराबर ये सब खींचना है। ठीक है, ये काटा और ये मिलाया और त्रिभुज पी डी ई प्राप्त किया ये। अब आइए उत्पत्ति में तो रणनीति क्या बनी थी हमारी उत्पत्ति में, योजना थी कि हमें समानुपात से करना है। तो चलिए समानुपात का 50% पार्ट ले लेते हैं, ए बी पी क्यू और ए सी पी आर ये हमने ले लिया। ठीक है, 50% इसका हमने ये ले लिया, क्या ए बी ए सी, ये ए बी ए सी और पी क्यू पी आर। अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें चूँकि योजना के अनुसार काम करना है, ये पी क्यू पी आर तो रखना ही है, ये ए बी ये ख़त्म करना है। हमें सबसे पहले सेंध लगानी है इस वाले त्रिभुज में, पी क्यू आर का इसमें जाना है, समरूप दिखाना है, फिर इसके जरिए फिर हम इसको समरूप दिखा देंगे। ठीक है, ये योजना हमने बनाई। तो ये आपका पी क्यू और पी आर ये वैसे रहने दो, ए बी ए सी जो ये लिखा हुआ है ए बी ए सी, ये पी डी लिख दो और पी ई लिख दो, यहाँ पे पी डी और पी ई लिख दो, लिख भी सकते हैं क्योंकि ए बी पी डी के बराबर है और ए सी पी ई के बराबर है रचना से। ठीक है, किससे, रचना से, ए बी पी डी के बराबर है और ए सी पी ई के बराबर है। तो जहाँ ए बी लिखा वहाँ पी डी लिख दो, जहाँ ए सी लिखा वहाँ पी ई लिख दो। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी क्यू या डी ई, डी ई है तो डी ई समांतर क्यू आर, डी ई समांतर क्यू आर, ये थेल्स के विपरीत। मैंने अभी कहा था या तो हाथ इधर मिला लो या इधर मिला लो, हमने देखा डी क्यू नहीं मिल रहा है, डी ई मिल रहा है, डी ई समांतर है क्यू आर के। ठीक है, ये हमें दिखाना है कब, जब चारों बलफ हो तब, जब दो बलफ हों तो फिर वो लंबी वाली डी, ये मेथड लगा, कब, जब दो बलफ हों। ठीक है, जब चार बलफ हों तो डायरेक्ट डी क्यू या डी ई, तो डी ई समांतर है क्यू आर के, डायरेक्ट लिखो।
अब अभिग्रहित लगा दीजिए। जब यहाँ पे दो समांतर होंगे तो इनके जो दो रेखाएं समांतर होंगे उनके शीर्षों पर जो बने कोण होते हैं वो संगत होते हैं। संगत होते हैं मतलब कोण क्यों कोण 1 के बराबर होगा और कोण आर कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया। और देखा जाए तो कोण पी जो है उभयनिष्ठ है, पी। तो आपका अब ये क्या हो गया कि ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, तीनों कोण बराबर हैं। तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सर्वांग समता नहीं कहेंगे क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, तीनों कोण बराबर है। तो इसलिए मैंने कहा था तीनों कोण बराबर है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम होगा। परिचय में मैंने इसका डिस्कस किया है। तीनों कोण से हम सर्वांग समता नहीं बताएंगे। हाँ, भुजाओं अगर बराबर है तो भुजा से हम सर्वांग समता ये फिक्स हो रहता है, सास से भी फिक्स रहता है। लेकिन तीनों कोण की बात करें, तीनों कोण से सर्वांग समता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों कोण तो बराबर हैं, ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, किंतु सर्वांग समता नहीं है। ये क्या है, समरूप है, ठीक है। सर्वांग समता नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है ये मैं कह रहा हूँ। तो फिर क्या है, समरूप है, ठीक है। ये क्या है, दोनों समरूप हैं। अब यदि ये समरूप हैं तो इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। मान लो पी डी समानुपातिक होगा पी क्यू के, डी ई समानुपातिक होगा क्यू आर के। तो भाई जब ये कोण बराबर ये कोण वो कोण तो ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अब से देखिए यहाँ पे पी डी ए जो पी क्यू आर बड़ा वाला है, पी डी ई के छोटे वाले के क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो क्या किया जाएगा कि तीनों इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजाएं बोले तो पी डी पी क्यू, तो जो आपका पी डी है पी क्यू संगत भुजा, और ये जो पी ई है पी आर की संगत भुजा, ठीक है। ये देखिए पी ई जो है पी आर की संगत भुजा, और ये जो पी ये डी ई वो क्यू आर की संगत भुजा, डी ई क्यू आर की संगत भुजा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब समरूप हो गए तो ये आ जाएगी। अब रचना का रिवर्स, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, पी डी किसके बराबर है, पी डी ए बी के बराबर है। रचना से पी डी ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे ए डी है तो इसका ए बी कर दो, और पी ए सी के बराबर यहाँ ए सी कर दो। क्योंकि योजनाबद्ध काम करेंगे, हमने कहा था कि जब ये समानुपात ये समरूप हो जाए तब हमें समरूप दिखाना है ए बी वाले को। तब यहाँ पे हमें ए बी का मटेरियल डालना पड़ेगा, ए बी ए सी, ठीक है। ये तो हमने जब डाल दिए पी की जगह ए सी और पी डी की जगह ए बी, तो अब देख रहे हो कि ये आपका समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया है, ठीक। तो रचना का रिवर्स ही आपका अंतिम को पड़ाव होता है इस क्वेश्चन का, इस प्रमेय का। रचना का रिवर्स जैसे आप करोगे तो तुरंत आप पहुंच जाओगे एबीसी में, और एबीसी ये समीकरण फर्स्ट बना लिए, और ये जो सेकंड है वो डायरेक्ट बनी बनाई होती है, दिया हुआ होता है आपको क्वेश्चन में ही, समानुपातिक होते हैं। तो ये वाला पोर्शन दोनों आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, ये बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 2 से डी ई क्यू आर और बी सी क्यू आर कट के डी बी सी के बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 2 से ये लेफ्ट से लेफ्ट बराबर ही सब खत्म। तो डी ई बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, तो यहाँ से ये कट के डी ई बी सी, ये आगे डी ई बी सी क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और हमें पहले से मालूम है ए बी पी डी के बराबर है और ए ई पी के बराबर है रचना से। तो अब हमने वो छोटा वाला उस वाले बगल वाले को हमने सिद्ध कर दिया, जो योजना बनाए थे पूरी सफल हुई योजना में। हमने कहा था कि ए बी सी को पी डी ई, जो पी डी ई को ए बी सी से क्या करें, समरूप दिखा दें, और समरूप दिखा दिए। और जब समरूप होते हैं तो कोण संगत, इनके कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण डी, और कोण डी को 1 कहा गया है। कोण सी बराबर कोण ई, और कोण ई को 2 कहा गया है, ठीक है। तो अब कोण 1 बराबर कोण 2 है संगत कोण, सॉरी कोण क्यों संगत कोण। तो जहाँ कोण 1 है वहाँ पे कोण बी कोण क्यों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और संगत कोण 2 कोण आर के बराबर है, ठीक है। कोण 2 कोण आर के बराबर है, इसलिए कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से कोण ए कोण पी, कोण बी कोण क्यू, कोण सी कोण आर, ओके, इति सिद्धम। दोस्तों प्रमेय नंबर 6.5 ये आपकी साइड इंग्लिश साइड से संबंधित है। SAS के अंतर्गत संलग्न दो भुजाओं का अनुपात के बीच का कोण भी साथ में है ए, ठीक है। ये तो अभी तक आपने तीसरी देखी ट्रिपल एंगल, तो उसमें हमें योजना पीछे से बनानी पड़ी थी ट्रिपल एस से। फिर आपने देखा प्रमेय नंबर 6.4 ट्रिपल साइड, तो हमने उसमें योजना आगे से ही बनाई। और 5वें में प्रमेय नंबर 6.5 यहाँ पे आपने देखा डबल एस, तो यहाँ भी हम योजना आगे से बनाएंगे।
डबल एस। तो यहाँ पे देखिए गिवन है ए बी और ए सी बटे पी क्यू पी आर, ठीक है। तथा सो दैट ए बी सी पी डी ई बिल्कुल पीछे के जैसे है कि आपको पी डी ई से आपको ए बी सी दिखा देना है समरूप। तो आइए पढ़ते हैं प्रमेय नंबर 6.5। यदि एक त्रिभुज का कोण एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत भुजाएं समानुपातिक हों, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते, दोनों समरूप होते हैं। हाँ, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज का कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, जैसे एक त्रिभुज का कोण है दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजाएं, इन दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं होती, अंतरित भुजाएं होती, जैसे ए बी ए सी बटे पी डी पी ई, ये या पी क्यू पी आर, ये जो त्रिभुज हैं ये समानुपातिक हों तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ऐसा है। तो चलिए भाई, त्रिभुज हम दो ले लेते हैं, ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। दो त्रिभुज हमने ले लिया और कहा गया है, दोनों चीज़ दिया हुआ है, कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण पी ये होता है, ठीक है, ऐसा हो, और कोण ए जो बना है इनके संलग्न भुजाएं ए बी और ए सी ये हैं, और यहाँ पे पी क्यू और पी आर ये हैं, ठीक है, पी क्यू पी आर। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि दोनों चीज़ें लिख ली थी। यहाँ पे बोला कि एक त्रिभुज एक कोण और दूसरे त्रिभुज के दूसरा कोण बराबर हो, तो यहाँ पे हमने कोण एक और बी, यहाँ पे ए और बी दोनों लिख लिए, ये और ये बराबर हैं। तो इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपातिक हैं, इसके अंतर्गत जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक हैं, तो वो भी हमने लिख लिया। ए बी ए सी पी क्यू पी आर ये भी लिख लिया, ठीक है। अब पता नहीं, अब जब अगर ये दोनों एक साथ लगा देते हैं, क्योंकि ये एस एस और ये ए हो गया एस ए एस, तो इसका मतलब ये समरूप हो गया, सिद्ध भी हो गया, दिया है, चूँकि दिया है इसलिए ये सिद्ध होता है कि ए बी सी पी क्यू आर समरूप हो गया, समरूप दिखाएंगे, हमारी ये योजना है। तो अब ए बी पी क्यू पी इसको हम ले लेते हैं और शो करना है हमें ये वाला कि ये वाला त्रिभुज के समरूप है, ये हमारी योजना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं भाई, सिद्ध करना ये समरूप है ये दोनों। तो समरूप दिखाने के लिए या तो हम ये कह दें कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, अगर ये भी दिखा दें तो समरूप हो गया, है ना। चलिए रचना में क्या करना है भाई, वही खींचना है लगातार जो प्रमेय नंबर 3 में हुआ, 4 में हुआ, वही 5 में भी खींचा, ठीक, खींचा। तो चलिए रचना के बाद उत्पत्ति हेडिंग डालिए। दिया है क्या, ए बी बटे ए सी और पी क्यू बटे पी आर, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर ऐसा आपको ये दिया हुआ है समानुपात, तो इसमें करोगे क्या, हमें ये वाले हटा लेने ए बी और ए सी। क्यों, क्योंकि ये हमें बाद में यहाँ तक जाना है, ए बी सी तक बाद में जाना है, ये हमारी योजना के अनुसार इसमें बाद में जाना है। जैसे ट्रिपल एस में बाद में गए, वही डबल एस में भी बाद में जाएंगे। डबल एस ट्रिपल एस बात एक ही है, ठीक है, ए बी सी में बाद में जाएंगे। तो ट्रिपल एस में जैसे किए थे पी क्यू आर बड़ा वाला, और उसी में पी डी ई, इन दोनों का समरूप दिखाना है। तो ए बी और ए सी को जैसे ही प्रतिस्थापित करेंगे, ए बी की जगह स्थापित करेंगे पी डी को, और ए सी की जगह स्थापित करेंगे पी ई को, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक, पी डी बटे यहाँ पी डी और यहाँ पी ई, और ये पी क्यू बटे पी आर वैसे ही, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये आपका जहाँ फिगर में देखोगे तो आपका ये पी डी जो है, पी डी और पी ई सब पी पी हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा समांतर आ रहा है फिगर के अनुसार। तो डी ई आ रहा है कि डी क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है डी ई, तो डी ई आपका समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है। तो बस डायरेक्ट आप लिख सकते हो डी ई समांतर होगा क्यू आर के, डी ई समांतर होगा क्यू आर के। यदि ड्रामा करना है तो ड्रामा आइए कर सकते हैं इधर। तो बाई फिगर पी क्यू को आप लिख सकते हो पी डी प्लस डी क्यू, और पी आर को लिख सकते हो पी ई प्लस ई आर, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे, पी डी यहाँ लेते आओ और ये ऊपर पहुँचा दो तो ये आ जाएगा। अब पी वैसे ही रखो, ये पी डी यहाँ लेते आओ तो पी डी यहाँ पे आ जाएगा, डी डी यहाँ पे पी डी क्यू बटे पी डी प्लस 1, ठीक है, इसलिए बोला गया -1 जब घटाओगे तो खत्म हो जाएगा, और फिर से आपको एक संबंध आ जाएगा डी डी और एक यहाँ पे पी जो बल्ब है, एक 2 बल्ब वाला समीकरण आ जाएगा। ये 4 बल्ब वाला समीकरण है, 4 बल्ब वाला समीकरण है। तो आप समझ लीजिए भैया, चाहे 4 बल्ब वाले से हो चाहे 2 बल्ब वाले से हो, तो बात तो यही आएगी ना कि आर समांतर है डी के, समझ लो। तो काहे यहाँ पे ड्रामा करो, ठीक है। तो ड्रामा करना है तो हम भैया सीधा क्या करेंगे कि जो आपको बड़ा है बस उसी को आपको गिरा देना है, जब सभी चारों बल्ब हों, 2 बल्ब में कन्वर्ट करना है। अगर 2 बल्ब है तो वहाँ पे जहाँ पे जो छोटा है उसको गिरा दो, तो 4 बल्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
4 को 2 में करना है तो बड़े वाले को गिरा दो, छोटा हो जाएगा। अगर 2 को 4 में करना है, मतलब छोटे से बड़े में ले जाना है, तो छोटे वाले को बिगाड़ दो, बड़ा आ जाएगा। बड़े से छोटे में जाना है तो बड़े वाले बिगाड़ को छोटे में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे ही इसको देखा और आप समझ गए कि यहाँ पे ये क्या होंगे कि वहाँ डी के समांतर होंगे, ये दोनों समांतर होंगे, और जो समांतर होंगे तो इनके अंत शीर्ष रेखाखंड के अंतिम सिरे पर जो शीर्ष होती है वो संगत क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। अब जब ये समांतर हो गए तो कोण ये बराबर ये, मतलब, और ये ऑलरेडी आपके क्या है, ये कोण दिया ही है बराबर। तो दोस्तों जब अब ये और ये समांतर हो गए तो अब यहाँ पे हमें संगत कोण अवधारणा लगानी होगी। संगत कोण अवधारणा क्या होती है कि कोण क्यू कोण डी के आपके बराबर हो गए, कोण क्यू कोण डी और कोण आर कोण ई, कोण क्यू कोण डी के बराबर और कोण आर कोण ई के बराबर होगा। ठीक है, ये और कोण, ठीक है, और ये समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड, और ये समीकरण फर्स्ट थी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि समीकरण फर्स्ट में प्रमेय नंबर 6.2 लगा करके हम कह सकते हैं कि ये इसके समांतर है। तो ये समीकरण फर्स्ट थी, इसका इस्तेमाल हो गया है, और ये समीकरण सेकंड है। अब इसका इस्तेमाल करना बाकी है। अब जो आगे हम देखते हैं, चूँकि रचना हमारी कुछ इस तरह से की गई है कि आप ए बी बराबर पी डी ये है और ए सी बराबर पी ई है, इस तरह से। तो पी डी और पी ई, ये पी डी और पी ई जो हैं, और कोण ए बराबर कोण पी, ये तो रचना से हैं, ये दोनों रचना से हैं। और दिया क्या है वो हम देखते हैं, दिया है कोण ए बराबर कोण पी। अब यहाँ कोण ए बराबर हम कोण पी करेंगे तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ए बी सी और ए पी डी ई ये समरूप हैं, और जब ये समरूप में हैं तो इसका जो कोण डी होगा वो बी के बराबर होगा। ठीक है, डी बी के बराबर होगा, और जो ई सी है और वो ई के बराबर होगा, ई जो है वो सी के बराबर होगा या सी ई के बराबर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जब क्यू डी के बराबर है, बी भी डी के बराबर है, तो ये क्यू और बी आपस में बराबर होंगे ना। जब आर ई के बराबर है और सी ई के बराबर है तो आर और सी दोनों आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पे कोण ए कोण पी के बराबर ये दिया हुआ है, और इस तरह से ये तीनों आपके संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। यही हमें दिखाना था कि सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के बीच का कोण बराबर है और उनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर है, समरूप दिखाइए, इति सिद्धम। दोस्तों प्रमेय नंबर 6.6, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज की भुजा या शीर्ष लंबों का अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। दो, समझ गए। टिप्स क्या है, गिवन त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर और एस एस एस, जैसे कि आपका त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, अर्थात आपके समानुपात भी दिए हुए हैं, अर्थात आपके संगत कोण भी बराबर दिए हुए हैं। ठीक, ये समानुपात में दिए हैं और कोण बराबर में दिए हुए हैं, इतनी चीज़ें दी हुई है। तथा कंस्ट्रक्शन में आपको शीर्ष लंब एक बनाना होगा, ए एम और पी एन, ए बी पी क्यू। ठीक है, ए बी ए एम पी एम को दिखाना, पी एन को दिखाना है हमें। ये शीर्ष लंब को संबंध हमें भुजाओं से संबंधित करना है, प्रत्येक भुजा ए बी बी सी सी ए, ठीक है, पी क्यू क्यू आर आर पी में संबंध दिखाना है। शीर्ष लंब का भुजा में भी संबंध होता है, इसलिए यहाँ पे भुजा और या शीर्ष लंब की बात की गई है। भुजा या शीर्ष लंब के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, आइए भाई ये देखिए, दोनों क्या है, समरूप हैं की बात की गई है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए ए बी सी पी क्यू आर, दोनों समरूप हैं। और सिद्ध करना है हमें एरिया पहले वाले त्रिभुज का और दूसरे वाले त्रिभुज का एरिया का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एम रचना करते हैं थोड़ी सी, शीर्ष लंब खींचने ही होंगे क्योंकि क्षेत्रफल की बात की जाती है तो हम लोग शीर्ष लंब खींचते हैं, कंस्ट्रक्शन में बता दिया गया टिप्स में। तो शीर्ष लंब ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, पी एन परपेंडिकुलर टू पी आर, ये रचना कर लेनी है। जैसे कि मैंने टिप्स में ही बताया कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर अर्थात एस 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 ए, इसी को एस 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 दिखाना है तो ए बी बी सी सी ए, पी क्यू क्यू आर आर पी, और ए को दिखाना है तो कोण ए कोण पी कोण बी कोण क्यू कोण सी कोण आर, ये तीनों हो जाएंगे। समीकरण 1 डाल लो, समीकरण 2 डाल लो, समीकरण 1 एस 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 और समीकरण 2 ए,
ठीक है, ये क्या है, एस एस एस, और ये क्या, ए, समीकरण 1। अब ये जो ए बी एम है, यहाँ पे देख रहे हो ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम पी क्यू एन। तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो जो आपका ए एम बी है, ए एम बी है वो 90 डिग्री का है, पी एन क्यू भी 90 डिग्री का है, पी एन क्यू और एम बी 90 डिग्री है। और कोण बी कोण क्यू, ये जो है कोण बी कोण क्यू, ये आपके क्या दिखाए गए हैं, संगत हैं। ठीक है, तो संगत हैं समीकरण, ये देखो कोण बी कोण क्यू के संगत है, ये समीकरण 2 से। तो इस तरह से ये डबल ए कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये वाला को त्रिभुज ए बी एम पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला समरूप हो जाएगा। ए बी एम पी क्यू एन समरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब जब ये समरूप हो गए तो इनके भुजाएं समानुपातिक होंगी। ठीक है, दो कंडीशन अनिवार्य रूप से होगी, भुजाएं समानुपातिक होंगी, कोण संगत कोण बराबर होंगे। ये तो क्वेश्चन बन के आया है। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में ही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समानुपात में, इसको करेंगे तो ए एम क्या किए भाई, ए एम और इधर क्या हुआ, ए एम बटे पी एन, ए एम बटा पी एन और ए बी बटा पी क्यू, ये हो गया। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे ये समीकरण फर्स्ट एस 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 से आप देख रहे हैं ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर के। तो यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू जो लिखा हुआ है वहाँ पे बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हो। ठीक है, क्यों बी सी बटे क्यू आर किया, क्योंकि ये जो ए एम है बी सी पर लंब है। ठीक है, जो ए एम है ए बी पर लंब नहीं है, ए एम बी सी पे लंब है, इसलिए ऐसा बना है। पी एन जो है पी क्यू पे लंब नहीं है, पी एन क्यू आर पे लंब है, तो ये ज़रूरी था समीकरण सेकंड बनाना। अब हम बात करें कि ए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, ए बी सी का क्षेत्रफल देखें तो 1/2 बी सी गुणे ए एम। ठीक है, बी सी आधार गुणे ऊंचाई ए एम, और पी क्यू आर का देखें तो आधार क्यू आर और गुणे ऊंचाई पी एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर और ए एम बटे पी एन, ये यहाँ पे हो गया। तो देखिए समीकरण थर्ड से, यहाँ पे समीकरण थर्ड से आया एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या है, बी सी बटे क्यू आर और बी सी ए एम, समीकरण थर्ड से ए एम पी एन चूँकि बी सी पे लंब है क्यू आर पे लंब है, तो हमने संबंध रखा है कि ए एम पी एन की जगह हम बी सी क्यू आर डाल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 एस 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 नियम से। अरे भाई एस 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 ना होता तो हम कहाँ बदल पाते, एस 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 ना होता तो बस इतना ही होता है, यही हम लिख पाते। ठीक है, इस पर लंब ना आ पाता। अब ये ए एम के सामने बी सी लंब आ गया, क्यों, क्योंकि एस 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 नियम समीकरण 1 था। अब यहाँ से बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो गया, और बी सी क्यू आर समीकरण पुनः 1 से आप तीनों को बराबर कर सकते हो। ठीक है, और समीकरण 3 से जहाँ बी सी स्क्वायर लिखा हुआ ए एम स्क्वायर और पी एन स्क्वायर भी लिख सकते हो शीर्ष लंब के। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, भी होता है। त्रिभुज के शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर भी होता है। दोस्तों, प्रमेय नंबर 6.7, एक समकोण त्रिभुज और इसके कर्ण पर डाले गए लंब पर आधारित। ठीक, एक समकोण त्रिभुज गिवन टिप्स है आपका दिया रहेगा, एबीसी एक समकोण त्रिभुज, और उस पर रचना करनी है कि एबीसी के कर्ण पर शीर्ष लंब द्वारा दो त्रिभुज शो करने हैं। ठीक है, शीर्ष लंबों द्वारा दो त्रिभुजों में विभाजित कर देना है, जैसे कि बी डी सी और बी डी ए, दो त्रिभुज विभाजित हो गए ना किसके, शीर्ष लंब के द्वारा। तो बस यहाँ पे देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला शीर्ष ये है ना, समकोण वाला शीर्ष से लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, तो बाकी तो के बाद आपको सिद्ध करना है, और यहाँ तो दिया ही है समकोण त्रिभुज और शीर्ष पे लंब डाला जा रहा है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इतना दिया हुआ है। और ये देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है, कोण ए बी सी ये भी 90 डिग्री है, और ए बी बी सी ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। और आपको सिद्ध करना है तो के बाद क्या बोला, इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ए डी बी क्या है, ए डी बी एक त्रिभुज ये है, और दूसरा त्रिभुज है डी बी सी बी डी सी
एक ये है एक ये है, ये दोनों छोटे त्रिभुज जो है बड़े त्रिभुज के, लिखा है ना, दोनों और बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप, मतलब संपूर्ण बने एबीसी के क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है, ये दिखाना है। और परस्पर भी, तथा परस्पर भी दोनों समरूप होते हैं, मतलब एडीबी और सीडीबी ये दोनों परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे, ये तीसरे में दिखाना है। तो उत्पत्ति हेडिंग डाल लीजिए और देखिए यहाँ पे एडीबी ये तथा एबीसी ये पूरे में, हम पहले इसका बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बोला ही गया है। तो एडीबी में देखेंगे तो एडीबी ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे एबीसी ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है आपका, ये इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, ये कोण ए उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे कोण ए उभयनिष्ठ कर देंगे। तो यहाँ पे डबल ए कसौटी से आपका ये जो समरूप कह रहा था सिद्ध कीजिए, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट डालते हैं, सेकंड पॉइंट में डाल लीजिए बीडीसी और एबीसी, तो आप लिखोगे बीडीसी और एबीसी प्रत्येक कोण समकोण है, देख लीजिए एबीसी समकोण है ही है, और बीडीसी ये भी समकोण है, तो प्रत्येक कोण समकोण है, सही बात है। और इन दोनों में आपका उभयनिष्ठ क्या है, सी, तो इस तरह से डबल ए कसौटी से पुनः बीडीसी और एबीसी क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। अब आइए थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि ये परस्पर आपके समरूप होते हैं, एडीबी और बीडीसी ये भी परस्पर समरूप होते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि जब कोई दो वस्तु किसी तीसरे वस्तु के बराबर होती है, जैसा कि हमने देखा कि पहिए वाली वस्तु जो पहली वाली है ये तीसरे बोले तो एबीसी के समरूप है, और ये दूसरी वाली वस्तु ये भी एबीसी के समरूप है। तो जब दो वस्तुएं किसी तीसरे वस्तु के समरूप होती हैं, तो वो दोनों आपस में भी वस्तु क्या होंगी, समरूप होंगी, अर्थात बराबर होंगी, बराबर भाव रखेंगी, बराबर गुण रखेंगी, ठीक है, बराबर मान रखेंगी, तो परस्पर भी समरूप होंगे। अतः हम कह सकते हैं इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा, चूंकि एडीबी ये एबीसी के समरूप है और बीडीसी एबीसी के समरूप है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे, प्रूव्ड। ओके, हेलो दोस्तों, ये है आपका प्रमेय नंबर 6.8। तो 6.8 में ध्यान दें, 6.7 की भांति ही पूरी रचना है, जैसा कि वहाँ समकोण त्रिभुज था और समकोण शीर्ष से सामने कर्ण पर शीर्ष लंब डाला गया था 6.7 में, उसी प्रकार 6.8 में भी है। चूँकि अब समकोण है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाता है, तो ये इससे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रमेय हो जाती है, ठीक है। तो हमें दिखाना क्या है, चलिए पढ़ते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अगर कर्ण का वर्ग यहाँ पे ये AC, ये ABC एक त्रिभुज है आपके पास ABC, और यहाँ कर्ण AC है, AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का, मतलब AB और BC के वर्गों का योगफल के बराबर होता है, कौन, AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, दिखाना है। तो प्रमेय कैसे है वो ध्यान से देखें कि एक समकोण त्रिभुज, ये यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में, किसमें, एक समकोण त्रिभुज में, किसमें, एक समकोण त्रिभुज में, किसमें, एक समकोण त्रिभुज में, बात समझ में आई। तो हमें ये मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या कह दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इस बात को हमने दिया में डाला, ठीक है, किसमें, इसमें, तो ये दिया हुआ है। बाकी आगे का सब क्वेश्चन क्या आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो किसमें, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो टिप्स क्या है, दो समरूप त्रिभुजों में कर्ण और अन्य भुजा का अनुपात परस्पर बराबर करें। हाँ, दो समरूप त्रिभुजों, सबसे पहले हम समरूप करेंगे, और समरूप त्रिभुजों में कर्ण का और अन्य भुजा का अनुपात बहुत ही बेहतरीन तरीके से बटे सटे करके सेट करेंगे, ठीक है। तो टिप्स ये है कि पहले आप क्या करेंगे, अनुपात समानुपात करने से पहले आप समरूप तो दिखाओ, और समरूप तो दिखा चुके यार पीछे 6.7 प्रमेय में। तो चलिए भाई, वही रचना कि यहाँ पे BD AC पर लंब खींचा, ठीक। उत्पत्ति में ABC ADB, सबसे पहले इसको ले लीजिए ABC और ADB, ये इसमें हम बात करेंगे तो आपका ABC और ADB 90 डिग्री का है, और कोण A उभयनिष्ठ भी है। तो इस तरह से ABC और ADB आपके क्या हो गए, क्या हो गए, समरूप हो गए, क्या हो गए, समरूप हो गए, डबल ए कसौटी से। बस वही जो ट्रिप्स में बताया गया है कि अब क्या करना है, हमें त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात करना है, जो हमें ट्रिप्स में बताया गया है। तो टिप्स में क्या किया गया है कि AB कर्ण और भुजा का बेहतरीन तरीके से
अनुपात करिए। जैसे कि इस बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है आपका, भुजा आपकी ए बी है और कर्ण आपका ए सी है, ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें ले लीजिए। ठीक है, इसमें ये भुजा है तो यहाँ भी एक भुजा ले लीजिए, ए डी ले लिया। ठीक है, ए डी ले लिया। ए डी क्यों लिया, क्योंकि ए बी लिया तो ए डी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रम से ही लगाए गए हैं यहाँ पे सेटिंग से, ए बी सी ए बी सी। ठीक है, ए डी बी, तो ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। ए बी भुजा ले रहे हो तो ए डी भुजा लेनी पड़ेगी इधर, ये ए बी ए डी। अगर ए बी सी में कर्ण आप ले रहे हो ए सी, तो इसमें भी ए डी बी में कर्ण ले लीजिए, आप कर्ण ले लीजिए ए बी, ये। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी सेटिंग बहुत बढ़िया तरीके से की, और जब बढ़िया तरीके से करोगे तो ही आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ये समीकरण बनेगी बढ़िया वाली। ठीक है, इसी प्रकार अब जो शेष ए बी सी और बी डी सी ये दो त्रिभुज होंगे, इन पर डबल ए कसौटी से समरूप होंगे। ठीक है, इसी प्रकार समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, हाँ कर्ण कर्ण ले लो। ठीक है, ए बी सी में आप कर्ण ले लिए ए सी, तो इसमें भी ले लीजिए सी बी। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक भुजा लीजिए सी बी, तो यहाँ पे एक भुजा ले लीजिए सी बी, सॉरी यहाँ सी बी है तो यहाँ पे सी डी हो जाएगा, क्योंकि ये वाली ली गई है सी बी, तो यहाँ भी सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे ये कॉमन मिल जाता है, तो क्या फिगर में भी कॉमन मिलता है क्या? ऑफ कोर्स यार, फिगर में भी कॉमन मिलता है। देख लीजिए, जब हम ये बड़े वाले को देखेंगे, ये कॉमन आपका एंगल मिल गया, तो सामने वाली भुजा कॉमन नहीं होगी, ये बी डी, तो अब यहाँ पे बी डी का इसको, सॉरी इसका उभयनिष्ठ से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कोण उभयनिष्ठ से संबंध नहीं है भुजा का। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीधा दिख रही है आपकी ए बी, ये उभयनिष्ठ है, ये भी यहाँ पे भी उभयनिष्ठ ए बी है। ठीक है, तो ये जो ए बी आपका यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ ना, तो ए बी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हुआ का मतलब ये भी यहाँ भी ये जो भुजा है उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, एक ये बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले में देखा जाए तो कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ होगा। ए डी नहीं है। ठीक है, बी डी भी नहीं है बड़े वाले में। ए बी, क्या ए बी है? हाँ है। ठीक है, उभयनिष्ठ। बस हमें यहाँ तो बी सी है, यहाँ बी सी है, तो यहाँ बी सी का स्क्वायर होगा। देखो ये देखो हो गया बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ये उभयनिष्ठ कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से। और अलग अलग हम लोग ले करके इसमें भी उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम जोड़ देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ए सी क्या आ गया, कॉमन ले लेंगे, ए सी को कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस डी सी। ठीक है, और डी डी कट के ए सी फिर बन जाएगा और ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय भी सिद्ध हो जाती है कि कर्ण वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं प्रमेय नंबर 6.9। 6.9 6.8 से जस्ट उल्टा है। वहाँ पे सूत्र पूछा गया था सिद्ध करिए, और समकोण दे दिया गया था। और यहाँ पे सूत्र दे दिया गया है समकोण सिद्ध करना है। सूत्र दे दिया है समकोण सिद्ध करना है। बहुत ही इजी है, बहुत बढ़िया है, समकोण सिद्ध कर सकते हैं। पाइथागोरस का बायां हाथ हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं 6.9। यदि किसी एक त्रिभुज की पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये आपको बताना है, पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहली भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग होता है। पहली भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे ये जो कर्ण का वर्ग ये बताया गया है और ये पहली भुजा नाम दिया गया है। तो उन्होंने कहा पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण है, तो पहली भुजा तो यही कर्ण है ना, कर्ण के सम्मुख कोण क्या होगा ये, और यही वाला आपको बताना है कि ये 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, तो टेंशन क्या लेते हो, बस यही चूर भर नहीं मालूम है, बाकी तो हमें सब मालूम है ना, सारी भुजाएं। तो जब हमें भुजाएं मालूम है तो हम इसी भुजा का एक हम अन्य क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना बनाइए, पी क्यू आर एक बना लीजिए, भुजाओं की माप वही हो, जैसे जितनी ए बी है पी क्यू के बराबर हो और बी सी की माप क्यू आर के बराबर हो, ऐसा आप बना लीजिए। जब ये बराबर होंगी मापें तो ए सी भी आपकी पी आर के बराबर होगी, ए सी भी पी आर के बराबर होगी। इस तरह से तीनों भुजाएं बन गई, पी क्यू आर हमारे पास त्रिभुज आ गया। ठीक है, ये ठीक ए सी भी पी आर के
ए सी पी आर के बराबर हो जाएगी। जब ये दोनों बराबर है तो वो भी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास एक नया त्रिभुज आ गया पी क्यू आर। अब ये नया त्रिभुज है तो नया त्रिभुज में हम कुछ भी करें, इसमें हालांकि इसमें भी हम कह सकते हैं कि बताओ जब ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, जब ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री होगी। ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो जो हमने बनाया हम उसको तो कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है। अगर अब चूंकि ये बराबर है ए बी बराबर पी क्यू है, अब इसी बराबर क्यू आर है, तो जो दिया हुआ है ए बी की जगह हम पी क्यू डाल दें, बी सी की जगह क्यू आर डाल दें। अब ये पी क्यू और क्यू आर जब डाल देंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा ना, ये हमारा हाथ हो जाएगा और हमारा समीकरण बन जाएगा। तो हम अपने समीकरण में कुछ भी मान सकते हैं कि जब ये दोनों भाई भुजाएं, दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के योग के बराबर है तो उसके सामने वाला 90 डिग्री होगा। तो हम जब इसमें पी क्यू और ये क्यू आर डाल देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा। आओ दिन से देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में से ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये समीकरण, और जहाँ ए बी बराबर आप पी क्यू डाल दीजिए और बी सी बराबर क्यू आर डाल दीजिए, क्योंकि ये अपने त्रिभुज हैं, इनकी मापी गई है। और जब इतना डाल देंगे तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस साहब ये तो हमारे पाइथागोरस साहब हैं। क्यों? क्योंकि भाई दो भुजा, हम नहीं कहते, पाइथागोरस साहब कहते हैं कि जब दो भुजाओं के योग के बराबर हो तो सामने वाला कर्ण होता है, लिख सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस साहब का दायां हाथ है ये, अतः सामने कर्ण पी आर लिख सकते हैं। तो जो ए सी की जगह है यहाँ पे हम पी आर लिख सकते हैं, और जब पी आर लिखेंगे तो क्यों बराबर 90 डिग्री तो होगा ही होगा ए सी के। ये देखिए पी आर, ये वाला आपका हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, और पी आर के सामने कोण क्यों होता है, क्यों बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एक बार ध्यान दो, ये रचना वचना से नहीं हुआ है, ठीक है, ये हमारे पाइथागोरस साहब कह रहे हैं। ये क्यों कर्ण के सामने वाला कोण है, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा। क्यों हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर, तो वो 90 डिग्री होगा ही होगा। क्यों 90 डिग्री है, ठीक है, हम पाइथागोरस साहब के हिसाब से चलते हैं। क्यों बराबर 90 डिग्री, और ये पूरा समीकरण बन गया, पाइथागोरस प्रमेय बन गया। अब देखो समीकरण इसको 2 मान लो और इसको समीकरण 1 मान लो। सॉरी, ये हमें रचना से ही मानना पड़ेगा माय डियर, रचना से, ठीक है। तो और ये यहाँ पे ये समीकरण 1 होगा, ठीक है, इसको हस्तक्षेप नहीं करना इतना करने के बाद। और ये हमें चूंकि दिया हुआ है, ठीक है, दिया क्या रचना से है, ये हमें रचना से ही कंस्ट्रक्शन से ही मानना पड़ेगा। क्यों बराबर 90 डिग्री तभी आएगा, और चूंकि ये है इसलिए क्यों के सामने पी आर कर्ण डाल सकते हो, ठीक है। अब जब ये रचना है तो इसको हम कह सकते हैं अथवा करके त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है, समकोण त्रिभुज, इसलिए ये वाली समीकरण आपकी बनकर आ जाएगी, इसलिए ये समीकरण बन के आ जाएगी क्योंकि पी क्यू आर आपका समकोण है। ठीक, ये समीकरण आपकी रचना से आई है, रचना से, ठीक है। और ये समीकरण आपकी रचना से ये भी है, लेकिन समकोण त्रिभुज यहाँ पे मेन है, समकोण त्रिभुज से। बाकी ये सब जो पाइथागोरस आप कर्ण पी क्यू लिख सकते हैं, ये फालतू है। तो रचना के भुजा भाग से ये समीकरण है, भुजाओं के भाग से, रचना के समकोण से ये समीकरण है, समकोण भाग से ये समीकरण। इस तरह से रचना पी क्यू आर का बम्फर यूज हुआ है। भुजा के भाग से एक समीकरण, समकोण 90 डिग्री, समकोण कोण का बम्फर यूज हुआ है, ठीक है, त्रिभुज का बम्फर यूज हुआ और समीकरण 2 बन गया है, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर, ये कट के ए सी बराबर पी आर, तो ए सी बराबर पी आर हो गया। और त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में ए सी पी आर अगर बराबर हो जाए, हल करने पर प्राप्त मान यही तो आया बराबर, और ये आपका रचना से बराबर है और ये भी रचना से बराबर है, सभी भुजा बराबर, सर्वांग आ गया। ए बी सी पी क्यू आर क्या है, सर्वांग है, ट्रिपल एस कसौटी से, ठीक है। अतः क्यों भी बराबर कि उन कोण संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण क्यों कोण बी के बराबर होगा, और कोण क्यों कितना माना गया था 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है, अतः कोण बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा कोण बी का मान 90 डिग्री, इति सिद्धम आंसर।
तो प्रमेय नंबर 6.9 में ये टिप्स थी कि दिया हुआ है AC² बराबर AB² प्लस BC², और तथा रचना से हमने यहाँ पे लगाया, ये माने कुछ नहीं, रचना लंब व आधार, रचना में हमने देखा कि लंब और आधार भुजाओं के समान दूसरा हमने एक PQR त्रिभुज बनाया। कैसा? समकोण PQR त्रिभुज बनाओ। दोस्तों प्रमेय नंबर 6.10, इसके अंतर्गत दो त्रिभुजों की परिमाप का अनुपात, दो त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात और त्रिभुज की भुजा या शीर्ष लंबों का अनुपात। यहाँ पे त्रिभुज की भुजा के वर्गों नहीं है, यहाँ त्रिभुज की भुजा या शीर्ष लंबों का अनुपात है। ठीक है, तो वर्ग हट गया है क्योंकि वे परिमाप है। वर्ग होता तो वो क्षेत्रफल होता। ठीक है, एक डायमेंशन का ये एक डायमेंशन का वो 2 डायमेंशन का होता है, इसलिए वहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर नहीं होता है। टिप्स में गिवन है ABC समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये +1 जोड़ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जोड़िए और उसके बाद ये परिमाप प्राप्त कीजिए ABBCCA, और इस तरह से ये त्रिभुज ABC का परिमाप बनेगा। ठीक, ये टिप्स थी, +1 जोड़कर आगे काम करना है। पहले तो समरूप ले लीजिए दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं ABCPQR। दो समरूप त्रिभुज हमने ले लिए ABCPQR। सिद्ध कीजिए कि ABC का परिमाप PQR के परिमाप का जो अनुपात है वो AB और PQ के अनुपात के बराबर है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये समरूप दिया गया है, तो समरूप दिया है तो या SSS या SS इसका समानुपातिक होगा। तो चलिए पहले हम SS समानुपातिक ले लेते हैं। तो ABBC PQQR ये हमने ले लिया। ठीक, क्यों? क्योंकि समरूप था। अब चूंकि हमें ABBCCA ये बनाना है, टिप्स में हमने बताया था ना ABBCCA बनाना है, तो समानुपात ले लो। अब इसको +1 जोड़ो, किस में जोड़ोगे? जब ABCD के बनाने के लिए ध्यान दो, इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा, उसको वहाँ ले जाना पड़ेगा। AB एक तरफ, PQ QR एक तरफ। तो जब हम QR को वहाँ BC को यहाँ ले लेंगे तो ये से मिल जाएगा। अब यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 कर दो, तो जब +1 करोगे तो इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे ABBC बन जाएगा बटे BC, और ये PQQR बटे QR, ये समीकरण फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब पुनः हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ABBC मिल गया, अब CA लेना है हमको। CA कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। तो आप क्या करें, CBCA ऐसे कर लो, CBCA और QR RP, तो QRRP, ये QRRP। तो अब क्या करें, वही काम कि इसको एक एक तरफ कर लीजिए, तो BCCA आ जाएगा, उधर QR। तो हाँ, अब इसमें क्या करना है कि चेंज, म्यूजिक चेंज, एक्शन चेंज। तो अब क्या है, AB तो कर लो, PQ तो कर लो, लेकिन एक्शन चेंज क्या करेंगे, के कांस्टेंट करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से BC बराबर K टाइम्स CA, और यहाँ पे QR बराबर K टाइम्स PR, ये और ये हो जाएगा। ठीक है, अब BC जहाँ पे है समीकरण 1 में रख दो भाई। BC और QR के मान, ये जो BC का मान है और ये QR का मान है, BC और QR का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे आ जाए। BC और QR का समीकरण 1 में मान रखोगे तो ABBC ये समीकरण 1 है, उसे BC की जगह KACA लिख दो, और QR की जगह KPR लिख दो, ये वाला मान। ठीक है, तो अब क्या कैसे के कट जाएगा, और यहाँ पे फिर +1 ऐड कर दो। ठीक है, +1 ऐड कर दो, तो फिर से यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे इसमें, तो आप देखोगे क्या मिल जाएगा आपको। जब ये जोड़ दोगे तो CA ऊपर पहुंच जाएगा, ABBC CA और PQ QR RP बटे PR। अब इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे ABBC CA ये त्रिभुज ABC का परिमाप है, और PQR और PR ये PQR का परिमाप है। ठीक है, और AC बटे PR। ठीक, यही हमें प्रूव्ड करना था, सो प्रूव्ड हो गया। तो हमने देखो +1 जोड़ने का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत अच्छा था प्रमेय नंबर 6.2 में, और दूसरा प्रमेय नंबर 6.10 में ये जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब था। ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल बार जोड़ने का
कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पे मैं टिप्स में डबल बार जोड़ने का जिक्र करूँगा, डबल बार। ओके, डबल बार +1 जोड़ने पर ये आपको प्राप्त होगा, लेकिन म्यूजिक चेंज, साउंड चेंज करके जाना पड़ेगा कांस्टेंट के लेकर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।